हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं सैलरी हेड का रिवीजन। इस रिवीजन लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी हेड। सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15। सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर पर। ठीक है, और इसका मतलब सैलरी ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई है तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगी और एरियर सैलरी भी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगी क्योंकि वो पहले ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं हो पाई थी। अच्छा, सैलरी ड्यू इन जनरल मंथली बेसिस पर होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी ड्यू होती है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मार्च टू फेब वाला सिस्टम लगेगा। इसका मतलब मार्च 25 से लेकर फेब 2026 की सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगी और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, इनके केस में सेम मंथ की लास्ट डेट को सैलरी ड्यू हो जाती है, तो इसलिए इनके लिए तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम रहेगा। अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 की सैलरी टैक्सेबल होगी। फिर सैलरी हेड की एप्लीकेबिलिटी के लिए पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता तो फिर पीजीबीपी हेड लगता है। अब सुनिए, एक पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी और रेम्युनरेशन मिलता है वो पार्टनर को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है और एमएलए एमपी को जो सैलरी मिलती है वो इनको अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होती है। अब हम समझते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सैलरी का मीनिंग क्या है। सैलरी में हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल सैलरी की, जो आपके सैलरी हेड पे टैक्सेबल होती है, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनती है। तो इसमें क्या क्या टैक्सेबल होता है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है और इवन वेजेस भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है। एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी भी आपके सैलरी हेड पर टैक्सेबल होती है। हम बात कर चुके हैं रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। फिर पेंशन, ग्रेचुटी, लिव इनकेशमेंट, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं। बोनस, नोटिस पे, सीवरेज पे, ये भी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होते हैं सैलरी हेड में। फिर नोटिस पे का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नोटिस देता है कि तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा इमीडिएटली, तो उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उस केस में नोटिस पे का पेमेंट करता है। फीस और कमीशन चाहे परसेंटेज बेसिस पर है चाहे फिक्स्ड अमाउंट है, एम्प्लॉय को सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इंसेंटिव मिला एम्प्लॉय को, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है, उन अलाउंसेस का हम टैक्सेबल पोर्शन निकालेंगे, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय को। और हम देखेंगे परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कुछ बेनिफिट्स देता है, वो परक्यूजिट्स कहलाते हैं। उन परक्यूजिट्स की हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होगी, वो टैक्सेबल वैल्यू सैलरी हेड में टैक्सेबल शो करनी पड़ेगी। फिर प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन देता है, जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जिसको हम वीआरएस बोलते हैं, या जॉब ज्वाइन करने से पहले या जॉब छोड़ते वक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ टोकन अमाउंट देता है, वो भी एम्प्लॉय को सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। फिर एम्प्लॉयर जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम जिसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय के लिए किया गया वो एम्प्लॉय को सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट मिला है वो भी एम्प्लॉय को सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अपने अग्निवीर एम्प्लॉय के लिए अग्निपथ स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अपने इस अग्निवीर एम्प्लॉय के लिए उन्होंने एक्चुअल जो भी कंट्रीब्यूशन किया वो उस अग्निवीर एम्प्लॉय को सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज से खुश होकर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करता है कभी कभार, तो वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहलाता है। इन एग्रीगेट कहलाएंगी ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस सैलरी आ जाती है तो उसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउ होते हैं एम्प्लॉय को सैलरी हेड में, वो डिडक्शंस है सेक्शन 16 में। तो सेक्शन 16 का पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 क्लॉज 1A, और सेक्शन 16 क्लॉज 2 डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस। बट ध्यान रहे ये डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस पर डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 3 प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स,
का पेमेंट किया एम्प्लॉई ने ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसको डिडक्शन मिलता है। तो सैलरी हेड में ये 3 डिडक्शन मिलते हैं, तब जाके टैक्सेबल सैलरी आती है, जो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की टैक्सेबल सैलरी की, अभी हम बात करते हैं रेलेवेंट सैलरी की। बट ध्यान से सुनिए, टैक्सेबल सैलरी और रेलेवेंट सैलरी में डिफरेंस होता है। टैक्सेबल सैलरी तो जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनती है, और जो रेलेवेंट सैलरी होती है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशंस में काम आएगी, मतलब रेलेवेंट सैलरी सिर्फ वर्किंग नोट बनाने में काम आएगी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया होगा, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही काम आती है रेलेवेंट सैलरी। अलग अलग सैलरी आइटम्स के लिए आपका रेलेवेंट सैलरी का मीनिंग चेंज होता है। तो जैसे जब हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करेंगे तो रेलेवेंट सैलरी का मीनिंग होगा सिर्फ बेसिक सैलरी, और जब हम ग्रेचुटी की बात करेंगे, जहां पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल है, तो वहां पर आपके रेलेवेंट सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीएडीपी। डीएडीपी मतलब डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, हिंदी में तो उसको महंगाई भत्ता ही बोलते हैं, जहां पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है। फिर बात करते हैं, अगर ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिल रही है लेकिन उसके केस में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट को हम शॉर्ट में बोलेंगे पोगा। ठीक है, तो एम्प्लॉई को ग्रेचुटी मिल रही है लेकिन एम्प्लॉई पोगा में कवर्ड नहीं है, तो उस केस में रेलेवेंट सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। सिर्फ टर्नओवर का, सेल्स का परसेंटेज ही इंक्लूड होगा, और अगर ये कमीशन फिक्स्ड है तो यहां इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ परसेंटेज फॉर्म वाला ही, और वो भी सेल्स यानी टर्नओवर पर। ठीक है, अच्छा, ये मीनिंग और भी सैलरी आइटम्स के केस में एप्लीकेबल होता है जब हम रेलेवेंट सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं। तो एनपीएस के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो रेलेवेंट सैलरी का मीनिंग यही होगा, और लिव इनकैशमेंट के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे, और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और वीआरएस कंपनसेशन के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे रेलेवेंट सैलरी की, तो हम क्या लेंगे, बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। अब सवाल यह है कि सीडीए सीडीपी का क्या मीनिंग है। सीडीए सीडीपी का मीनिंग आपको नीचे दे रखा है, उसका मीनिंग है कंडीशनल डियरनेस अलाउंस और कंडीशनल डियरनेस पे, हिंदी में तो महंगाई भत्ता ही बोलते हैं। देखिए, अगर डीएडीपी के आगे लिखा है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी और इट इज गिवन अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और डीएडीपी कंसीडरेबल फॉर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉय, ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर ये डीएडीपी कंसीडरेबल है तो फिर ये सीडीए सीडीपी कहलाएगा। इन 3 सिचुएशन में डीएडीपी सीडीए सीडीपी बन जाता है। तो ध्यान रहे, यहां पर तो हमने डीएडीपी लिखा लेकिन यहां पर हमने सीडीए सीडीपी लिखा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। रेलेवेंट सैलरी हम एक और केस में डिटरमाइन करेंगे, मतलब वर्किंग नोट में हम रेलेवेंट सैलरी निकालेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, जब हम हाउसिंग फैसिलिटी पर क्यूजिट के लिए रेलेवेंट सैलरी निकालेंगे। मतलब रेंट फ्री हाउस और कंसेशनल हाउस के लिए रेलेवेंट सैलरी क्या होगी, बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी और एनी कमीशन, चाहे परसेंटेज फॉर्म वाला है चाहे फिक्स्ड फॉर्म वाला है, और बोनस और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस वो सब हम लेंगे, और एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किया है वो भी इंक्लूड होगा। अच्छा, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट के एग्जांपल्स समझते हैं, जैसे इंसेंटिव है, एक्स ग्रेशिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट किया उसकी सर्विसेज से खुश होकर, या एम्प्लॉयर ने एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन किया है, या लिव इनकैशमेंट, एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग रनिंग जॉब लिव इनकैशमेंट का पैसा ले लिया है, तो वो एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट में कवर होगा। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स मिलकर बनाएंगे रेलेवेंट सैलरी जो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। बट हाँ, रेलेवेंट सैलरी को कैलकुलेट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, रेलेवेंट सैलरी में से रिटायरमेंट बेनिफिट काउंट नहीं होंगे, टर्मिनल बेनिफिट्स मतलब जॉब छोड़ते टाइम जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी, लिव इनकैशमेंट और कम्यूटेड पेंशन, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये रेलेवेंट सैलरी में काउंट नहीं होंगे। हम बात कर चुके हैं टैक्सेबल सैलरी अलग होती है और रेलेवेंट सैलरी अलग होती है। अच्छा, यहां पर परक्यूजिट में इंक्लूड नहीं होंगे, रेलेवेंट सैलरी में एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय 2 जगह जॉब कर रहा है, ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में, तो दोनों एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी यहां पर रेलेवेंट सैलरी में ली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रेलेवेंट सैलरी सिर्फ रेलेवेंट मंथ की ली जाएगी, इसलिए एडवांस और एरियर इग्नोर किया जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, क्या अगर हम एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो रेलेवेंट सैलरी मैंने बोला सिर्फ रेलेवेंट मंथ के लिए जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जितने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय ने मकान रेंट पर लिया है, फॉर एग्जांपल उसने 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है, तो रेलेवेंट सैलरी सिर्फ 3 महीने की ली जाएगी, उतने ही पीरियड की जितने पीरियड के लिए एम्प्लॉय ने हाउस एक्चुअली रेंट पर लिया है।
तो इसलिए मैं कहता हूं रेलेवेंट सैलरी हमेशा रेलेवेंट पीरियड की, रेलेवेंट मंथ की ही ली जाएगी। अब सुनिए एक बात और, हाउसिंग फैसिलिटी ये परक्यूजिट है, इसके लिए जब हम रेलेवेंट सैलरी लेंगे तो वो भी रेलेवेंट मंथ की लेंगे। तो रेलेवेंट मंथ क्या, जितने टाइम पीरियड के लिए हाउस एम्प्लॉय ने एक्चुअली ऑक्यूपाई किया। एम्प्लॉयर ने तो मान लीजिए उसको 1 अप्रैल से ही अलॉट कर दिया था मकान, लेकिन कुछ रीजन की वजह से एम्प्लॉय उस मकान को ऑक्यूपाई 1 दिसंबर से कर पाया, तो उस सिचुएशन में दिसंबर टू मार्च तक की ही रेलेवेंट सैलरी ली जाएगी, क्योंकि रेलेवेंट सैलरी हमेशा रेलेवेंट पीरियड की ही ली जाती है। ठीक है, अब रेलेवेंट सैलरी का मीनिंग समझने के बाद हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं लिव इनकेशमेंट। लिव इनकेशमेंट का क्या मतलब होता है, जो एम्प्लॉय को छुट्टियां अलाउ कर रखी थी एम्प्लॉयर ने, उस और एम्प्लॉय वो छुट्टियां लिव्स अवेल नहीं करता, छुट्टियां नहीं लेता, तो उन छुट्टियों का पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, वो कहलाता है लिव इनकेशमेंट। मतलब वो लिव्स अलाउड थी लेकिन एम्प्लॉय ने वो लिव्स यूज नहीं की, तो उसका पैसा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो लिव इनकेशमेंट कहलाता है। और इस पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 10AA में। ठीक है, अच्छा, लिव इनकेशमेंट अगर ड्यूरिंग रनिंग जॉब टेन्योर ऑफ सर्विस लिया एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे इवन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको भी टैक्सेबल होगा अगर रनिंग जॉब के दौरान लिया है। अच्छा, इन जनरल लिव इनकेशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय उसका पैसा लेता है, मतलब टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब के टाइम पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये पेमेंट करता है इन जनरल। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, लिव इनकेशमेंट की जो भी रिसिप्ट एम्प्लॉय को हुई है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए समझना, 4 कैलकुलेशन करेंगे और 4 कैलकुलेशन का जो विचेवर इज लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 4 कैलकुलेशन मतलब एक्चुअल लिव इनकेशमेंट कितना मिला, एक्चुअल रिसिप्ट, और मैक्सिमम 25 लाख, ये मैक्सिमम लिमिट है। और फिर एवरेज रेलेवेंट सैलरी, यहां पर देखिए रेलेवेंट सैलरी काम आएगी, और हम बात कर चुके हैं लिव इनकेशमेंट के लिए रेलेवेंट सैलरी क्या होती है, बेसिक प्लस CDS-CTP प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, तो वो वाली रेलेवेंट सैलरी लेनी है वर्किंग नोट में। ठीक है, और इस एवरेज रेलेवेंट सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अच्छा, एवरेज का क्या मतलब है सर, एवरेज का मतलब है इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, जब एम्प्लॉय रिटायर हुआ उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज करेंगे। मतलब जो 10 मंथ्स की इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, जो भी 10 मंथ्स की सैलरी थी वो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो एवरेज रेलेवेंट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज रेलेवेंट सैलरी का मतलब ये है जो हमारे थर्ड कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। सुनिए, अगर एम्प्लॉय मान लीजिए रिटायर हुआ 16 मार्च 2026 को, तो 16 मार्च 2026 को रिटायर हुआ, तो 16 मार्च 2026 भी उसका वर्किंग डे है। इसको इंक्लूड करके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी ली जाएगी, रेलेवेंट सैलरी। तो कौन से पीरियड की ली जाएगी फिर, फॉर एग्जांपल इस केस में 17 मई 2025 से लेकर 16 मार्च 2026 तक की सैलरी रेलेवेंट सैलरी कहलाएगी। ठीक है, तो 10 मंथ्स इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। ठीक है, अब सुनिए, फोर्थ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। सुनिए, मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए एम्प्लॉय ने 24 साल 8 महीने जॉब किया है, 24 साल 8 महीने जॉब किया है इस एम्प्लॉयर के यहां पर, तो हम तो सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ही लेंगे, तो 24 साल ही लेंगे। ठीक है, और लिव इनकेशमेंट का कंसेप्ट हर कंप्लीटेड ईयर पर मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टियां ही अलाउ करता है। अब सुनिए, अगर एम्प्लॉयर उसको हर साल 45 छुट्टियां अलाउ करता है तो भी इधर तो मैक्सिमम 30 डेज ही ली जाएगी, तो 45 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उस केस में 30 ही लिया जाएगा, क्योंकि यहां है मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब सुनिए, अगर एम्प्लॉयर उसको पूरे साल में 20 छुट्टियां ही अलाउ करता है, 20, तो यहां पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कारण मैक्सिमम है, 30 डेज तो मैक्सिमम है। ठीक है, फिर ये इस तरीके से उसकी अलाउड लिव्स आ जाएंगी। ठीक है, पूरे जॉब में उसको जो अलाउड लिव्स थी वो आ जाएंगी, उसमें से हम मल्टीप्लाई लेस कर देंगे लिव्स अवेल्ड, मतलब अलाउड लिव्स निकाल ली हमने, उसमें से हम जितनी छुट्टियां उसने ले ली
वो लेस हो जाएंगी, तो पीछे क्या बचेगा, लिव्स अनअवेल्ड बचेगा, लिव्स अनअवेल्ड इन टर्म्स ऑफ डेज बचेगा। ठीक है, लिव्स अनअवेल्ड इन टर्म्स ऑफ डेज आएगा वो, और उसको फिर 30 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा लिव्स अवेल्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ। क्यों 30 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ऊपर क्या था, लिव्स अनअवेल्ड इन टर्म्स ऑफ डेज था, तो लिव एनगेजमेंट का कंसेप्ट महीना 30 डेज का एज्यूम करता है, इसलिए हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या था, लिव्स अनअवेल्ड इन टर्म्स ऑफ डेज। अब 30 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, लिव्स अनअवेल्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ आ जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेलेवेंट सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 कैलकुलेशंस होंगी और 4 कैलकुलेशंस का जो भी विचेवर लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लिव एनगेजमेंट उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल होगा एक्चुअल रिसिप्ट माइनस जितना एग्जेम्प्ट हुआ, बाकी का रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख है, ये एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए टॉप अप है। ठीक है अब मैंने एक बात बोली थी पहले कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 2 जगह जॉब करता है, ए लिमिटेड में भी और बी लिमिटेड में भी। जब वो 60 साल का हुआ तो वो ए लिमिटेड से भी रिटायर हो गया, बी लिमिटेड से भी रिटायर हो गया और उसको दोनों एम्प्लॉयर्स से लिव एनगेजमेंट का पैसा मिला। ठीक है, तो हम पहले ए लिमिटेड से जो लिव एनगेजमेंट मिला उससे हम ये 4 कैलकुलेशन का विचेवर लेस निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर बी लिमिटेड से भी जो लिव एनगेजमेंट मिला इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे ये 4, और विचेवर लेस जो हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और फिर ए लिमिटेड से जो एग्जेम्प्ट है और बी लिमिटेड से जो एग्जेम्प्ट है जोड़ के देखेंगे, वो एग्जम्पशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर सेम ईयर में ये पैसा लिव एनगेजमेंट का मिला है और मोर देन 1 एम्प्लॉयर है तो उस केस में टोटल एग्जम्पशन 25 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगर ऐसा केस हो कि पास्ट में कभी एम्प्लॉय ए लिमिटेड के पास काम करता था और वहां से वो रिटायर हुआ और उसे लिव एनगेजमेंट का पैसा मिला और लिव एनगेजमेंट पर एम्प्लॉय ने पास्ट में एग्जम्पशन ले लिया जब वो ए लिमिटेड से रिटायर हुआ, अब वो बी लिमिटेड में काम करने लगा, बी लिमिटेड में भी कुछ टाइम जॉब किया और वहां से रिटायर हुआ, अब बी लिमिटेड से भी उसको लिव एनगेजमेंट मिला, तो जब बी लिमिटेड के लिए हम लिव एनगेजमेंट पर एग्जम्पशन की कैलकुलेशन करेंगे तो यहां इस सेकंड पॉइंट में मैक्सिमम लिमिट से हम 25 लाख लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे हम, एग्जम्पशन क्लेम्ड इन पास्ट, वो लेस हो जाएगा जब बी लिमिटेड के लिए हम एग्जम्पशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां क्या दे रखा है, अगर एम्प्लॉय पास्ट में अर्लियर ईयर में कभी लिव एनगेजमेंट पर एग्जम्पशन ले चुका है तो अब फिर करंट ईयर में फिर उसको लिव एनगेजमेंट का पैसा मिला, तो उस केस में इस 25 लाख की मैक्सिमम लिमिट में से एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर इन पास्ट लेस हो जाएगा। जब हम बी लिमिटेड से कैलकुलेशन करेंगे एग्जम्पशन कितना मिलेगा तब। इस तरीके से लिव एनगेजमेंट का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशन पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 10A में। सुनिए, लिव एनगेजमेंट और फिर पेंशन पढ़ेंगे, फिर ग्रेचुटी पढ़ेंगे। लिव एनगेजमेंट पर एग्जम्पशन 10 डबल ए में था और पेंशन पर 10 सिंगल ए था और ग्रेचुटी में हो जाएगा 10-10। ठीक है, इसका मतलब यहां डबल ए था, यहां सिंगल ए था और इस तरीके से एक एक ए हटता जाएगा। ठीक है, अच्छा याद कैसे करें सर, इसको याद कैसे करें सर, देखो एलपीजी गैस होती है, लिव एनगेजमेंट, पेंशन, ग्रेचुटी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सेक्शन की नंबरिंग आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वैसे पेंशन की। ठीक है, तो पेंशन 2 टाइप की होती है और इन जनरल आप क्या समझते हो कि मंथली बेसिस पर पेंशन मिलती है, वो कहलाती है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन सबको ही टैक्सेबल होगी, इवन चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको ही टैक्सेबल होगी। मंथली बेसिस पर मिलने वाली पेंशन इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, और एक कहलाती है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का क्या मतलब होता है सर, तो सुनिए, एम्प्लॉय का कहना है मुझे हर महीने धीरे धीरे पेंशन मिलेगी, तो यूं करिए आप फ्यूचर ईयर्स में मेरे को जितनी भी पेंशन मिलेगी आप कैलकुलेशन करिए और वो मुझे सारी आज ही दे दीजिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर उसकी डिस्काउंटिंग करके कि वो तो मैं तुमको धीरे धीरे देता ना, अगर आज चाहिए तो कुछ कम पैसा मिलेगा, एम्प्लॉय का कहना है मंजूर है। ठीक है, तो उसका जो फ्यूचर राइट है पेंशन रिसीव करने का, उसकी डिस्काउंटिंग करके एम्प्लॉयर आज उसको लमसम एक मुश्त इकट्ठा अमाउंट आज ही दे देगा।
ठीक है, तो वो कहलाती है कम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन कितनी एग्जेम्प्ट होती है, कितनी टैक्सेबल होती है? कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम दो सिचुएशंस कंसीडर करेंगे। इस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या ग्रेच्युटी भी मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो पहला केस ये है कि उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। ध्यान से सुनना, पेंशन का एग्जम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं और ग्रेच्युटी की बात कर रहे हैं कि क्या एम्प्लॉय आपको ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं मिलती है, इससे डिसाइड होगा कि उसको पेंशन पर एग्जम्पशन कितना मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है बेचारे को, तो उस केस में सिर्फ पेंशन ही मिल रही है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, तो उस केस में उसको पेंशन पर एग्जम्पशन कितना मिलेगा? तो एक्चुअल कितनी पेंशन रिसीव हुई? कम्यूटेड पेंशन। ये हम कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहे हैं। तो कम्यूटेड पेंशन उसको एक्चुअली कितनी रिसीव हुई, और 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेबल पेंशन। लैंग्वेज क्या है? फुल कम्यूटेबल पेंशन का 1/2। ठीक है, तो फुल कम्यूटेबल पेंशन का मतलब क्या होता है? तो फुल कम्यूटेबल पेंशन का मतलब होता है, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय अपने सारे पेंशन की कम्यूटिंग नहीं करवाता। ठीक है, वो क्या बोलता है एम्प्लॉयर को कि यूं करो, जैसे मेरी पेंशन फ्यूचर में हर मंथ 10,000 बनेगी। ठीक है, 10,000 पर मंथ बनेगी, तो इसमें से 70% पोर्शन की मेरी कम्यूटिंग कर दो, बाकी का 30% अनकम्यूटेड ही रखना, और वो जो 30% अनकम्यूटेड रहेगा वो आप मुझे मंथली बेसिस पे देना। ठीक है, तो उस केस में फुल कम्यूटेबल पेंशन का मतलब क्या है? एम्प्लॉय ने तो सिर्फ अपने 70% पोर्शन की ही कम्यूटिंग करवाई है, क्योंकि वो 30% तो मंथली बेसिस पर रिसीव करना चाहता है। तो एम्प्लॉयर उस केस में अगर 70% पोर्शन की कम्यूटिंग करके उसको फॉर एग्जाम्पल 7 लाख दे रहा है, 70% पोर्शन की कम्यूटिंग करके अगर उसको 7 लाख मिल रहा है, तो अगर एम्प्लॉय फुल पेंशन की कम्यूटिंग कराता तो उसको कितना मिलता? तो उसको कितना मिलता? 10 लाख मिलता ना। तो ये कहलाएगा फुल कम्यूटेबल पेंशन। मतलब एम्प्लॉय अगर अपने 100% पेंशन की कम्यूटिंग कराता तो उसको कितनी पेंशन मिलती? वो कहलाती है फुल कम्यूटेबल पेंशन। तो इस तरीके से हम फुल कम्यूटेबल पेंशन कैलकुलेट करेंगे, और वो यहां काम आएगी। फुल कम्यूटेबल पेंशन का 1/2, ये हम सेकंड कैलकुलेशन करेंगे, और फर्स्ट कैलकुलेशन एक्चुअल रिसिप्ट और सेकंड कैलकुलेशन फुल कम्यूटेबल पेंशन का 1/2, विच एवर इज लेस, उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर इस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो। लेकिन अगर इसको ग्रेच्युटी भी मिलती है और पेंशन भी मिल रही है, डबल डबल बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो पेंशन भी मिल रही है, ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो अगर इसको इस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या? वही एक्चुअल रिसिप्ट, लेकिन 1/2 की जगह अब 1/3 हो जाएगा। फुल कम्यूटेबल पेंशन का 1/3 हो जाएगा, और इन दो कैलकुलेशन का जो विचेवर लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट कई बार इसको याद नहीं रख पाते, तो ध्यान से सुनिए। 1/3 कब लेना है और 1/2 कब लेना है? सुनिए, अगर इस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो पेंशन पर एग्जम्पशन ज्यादा मिलेगा। तो मुझे बताइए, 1/2 ज्यादा होता है या 1/3 ज्यादा होता है? 1/2 ज्यादा होता है ना, तो 1/2। लेकिन अगर इसको ग्रेच्युटी भी मिलती है तो पेंशन पर एग्जम्पशन कम हो जाएगा, 1/2 के बजाय 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और हाँ, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एम्प्लॉयर उसके लीगल हेयर्स को फैमिली पेंशन पे कर रहा है, तो फिर उन लीगल हेयर्स के हेड्स में ये फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। अब सुनिए ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन। ग्रेच्युटी पर कितना एग्जम्पशन मिलता है? अगर रनिंग जॉब ग्रेच्युटी मिली तो फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन अगर ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को मिली है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब छोड़ते टाइम, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दो कैटेगरीज करेंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या ये कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है क्या ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है क्या, या नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है? ठीक है, तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हम दो क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको बोलेंगे ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है या नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। तो ग्रेच्युटी पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10(10). ठीक है, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एक्चुअल कितनी ग्रेच्युटी रिसीव हुई, और मैक्सिमम लिमिट है ग्रेच्युटी पर एग्जम्पशन की 20 लाख, और
15/26 करेंगे, मतलब हाफ मंथ। हाँ, देखिए इन जनरल यहाँ पे भी एक महीना 30 डेज का एज्यूम किया जाता है, तो 15 डेज मतलब क्या, हाफ मंथ। लेकिन 26 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महीना 30 दिन का मानते हैं और उसमें 4 तो संडे मानते हैं, तो 30 में से वो 4 संडे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, तो 26 आएगा। इसका मतलब हाफ मंथ की सैलरी यहां पर एग्जम्पशन में काम आ रही है। और लास्ट ऑन रेलेवेंट सैलरी ली जाएगी। ध्यान रहे यहां पर टैक्सेबल सैलरी नहीं, रेलेवेंट सैलरी ली जाएगी। और ग्रेच्युटी के लिए यहां पर रेलेवेंट सैलरी का मीनिंग क्या होगा, बेसिक प्लस डीएडीपी। क्यों, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो रेलेवेंट सैलरी में सिर्फ बेसिक प्लस डीएडीपी आता है, ठीक है। और लास्ट ऑन मतलब प्रीसीडिंग मंथ्स में जो एम्प्लॉय की रेलेवेंट सैलरी थी, ठीक है, और इसको राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि एम्प्लॉय ने इस एम्प्लॉयर के पास जॉब कितने साल तक किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 24 साल 8 महीने किया है जॉब, एम्प्लॉय ने इस एम्प्लॉयर के पास 24 साल 8 महीने किया है, तो यहां पर हम राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या लेंगे, सुनिए 24 साल तो लेना ही है। अब 24 साल 8 महीने जॉब किया ना, तो अगर वो पार्ट ऑफ ईयर 6 महीने से ऊपर है तो उसको फुल 1 ईयर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट 6 महीने, 24 साल एग्जैक्ट 6 महीने जॉब किया तो वो एक्स्ट्रा वाले 6 महीने इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि राउंडिंग करते वक्त क्या कंसीडर होगा, जो एक्सीडिंग 6 मंथ्स वाला पार्ट ऑफ ईयर है वो फुल 1 ईयर माना जाए, अदरवाइज उस पार्ट ऑफ ईयर को इग्नोर किया जाएगा जब हम यहां पर राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 24 साल 8 महीने जॉब किया तो इधर 24 साल आएगा, ठीक है। और 24 साल 6 महीने जॉब किया एम्प्लॉय ने, तो यहां पर उस केस में कितना है, देखिए 24 साल 8 महीने किया ना तो वो 25 साल हो जाएगा, ठीक है। और 24 साल 6 महीने किया तो ये पार्ट ऑफ ईयर 6 मंथ से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इस 6 महीने को फिर इग्नोर कर देंगे और यहां 24 मंथ्स आएगा। तो अगर 24 साल 8 महीने किया है तो फिर वो 25 ईयर्स कंसीडर होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, इसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को हम शॉर्ट में बोलते हैं पोगा, तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पोगा एम्प्लॉय नहीं है, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन तो वही होगी एक्चुअल रिसिप्ट और मैक्सिमम लिमिट वही 20 लाख, और थर्ड कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, क्या 15/26 की जगह 15/30 हो जाएगा। जो एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है उनको संडेज का बेनिफिट नहीं मिलता है, 4 संडे होते हैं तो उनको 30 डेज ही लिखेंगे यहां पर 15/30 डेज, और एवरेज सैलरी लेंगे, लास्ट ऑन रेलेवेंट सैलरी नहीं लेंगे, एवरेज सैलरी लेंगे, ठीक है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे। अब देखिए एम्प्लॉय अगर 24 साल 8 महीने कर रहा है या 24 साल 6 महीने कर रहा है या 24 साल 4 महीने उसने जॉब किया है, यहां पर तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लिया जाएगा, मतलब 24 साल ही लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर था राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस और यहां है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। ऊपर था लास्ट ऑन रेलेवेंट सैलरी और यहां पर था एवरेज सैलरी। ऊपर था 15/26 और यहां है 15/30, तो थर्ड कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा यहां रेलेवेंट सैलरी के लिए रेलेवेंट सैलरी में क्या लेंगे, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो रेलेवेंट सैलरी मैंने क्या बताई थी, बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। तो ध्यान से सुनिए, जब आप यहां पर रेलेवेंट सैलरी लेंगे तो यहां पर बेसिक प्लस डीएडीपी लेंगे, और जब यहां पर रेलेवेंट सैलरी लेंगे तो बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, एवरेज कैसे करें। आप बोलोगे सर वही इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 10 मंथ्स है उनकी सैलरी का एवरेज कर देंगे लेकिन लिव इनकेशमेंट में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस है, वहां लिखा था इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, अब ग्रेच्युटी में क्या लिखा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच एम्प्लॉय रिटायर्स, लैंग्वेज अलग है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। देखो अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है 16 मार्च 2026 को, एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है 16 मार्च 2026 को, तो जो रिटायरमेंट वाला महीना है ना वो एक्सक्लूड करने का, ठीक है। और कैलकुलेशन फिर 10 महीने के जो स्टार्ट होगी वो 28 फरवरी 26 से स्टार्ट होगी और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, मतलब 1 मई 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026, ये 10 महीने हुए, ठीक है। अच्छा लिव इनकेशमेंट में ये कैलकुलेशन अलग थी, वहां पर था इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट डेट को इंक्लूड करते हुए हमने कैलकुलेशन की थी 17 मई 2025 से,
जबकि ग्रेचुटी के केस में जब हम 10 महीने की एवरेज सैलरी लेंगे, यहां पर लिखा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच एम्प्लॉय रिटायरमेंट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच एम्प्लॉय रिटायर्स, मतलब रिटायरमेंट वाला महीना छोड़ना है, ठीक है, और उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज लेना है और रेलेवेंट सैलरी लेनी है, ना कि टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। चलिए, अब एम्प्लॉय अगर पास्ट में ग्रेचुटी पर एग्जम्पशन ले चुका है, तो पहले रिटायर हुआ था, पहले कहीं दूसरी जगह जॉब करता था, ग्रेचुटी मिली, उस पर एग्जम्पशन ले लिया था पास्ट ईयर में कभी, और अब दोबारा जॉब करने लगा, फिर उस दूसरी जगह से रिटायर हुआ, अब फिर ग्रेचुटी मिली, तो अब जब दूसरी बार ग्रेचुटी पर एग्जम्पशन की कैलकुलेशन करेंगे तो इस 20 लाख की लिमिट में से, इस 20 लाख की लिमिट में से एग्जम्पशन क्लेम्ड इन पास्ट लेस हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम वीआरएस पर जो कंपनसेशन मिलता है, मतलब एम्प्लॉय जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है उसको एम्प्लॉयर से कंपनसेशन मिलता है, उस पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 1010C में। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, अगर कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से, इस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर की लिस्ट देखिए। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर किस किस को बोला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी और लोकल अथॉरिटी को, या लोकल अथॉरिटी या ऐसी कोई अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में, या यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है ये, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का एम्प्लॉय है, या किसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या नोटिफाइड इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय है। तो अगर इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर है तो ही एम्प्लॉय को सेक्शन 1010C में एग्जम्पशन मिलेगा। देखिए, इस लिस्ट में पार्टनरशिप फर्म नहीं दे रखी है, अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कंपनी है तो यस, कंपनी तो यहां दे रखा है, ठीक है, तो कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसको वीआरएस कंपनसेशन मिला तो उसको सेक्शन 1010C में एग्जम्प्ट हो जाएगा। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 4 कैलकुलेशन का, व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। तो एक्चुअल रिसिप्ट मैक्सिमम लिमिट 5 लाख और लास्ट ऑन रेलेवेंट सैलरी, ठीक है। तो रेलेवेंट सैलरी कौन सी लेंगे यहां पर? वीआरएस में रेलेवेंट सैलरी कौन क्या होती है बोलो? बेसिक प्लस सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स, और लास्ट ऑन लेंगे मतलब पिछले महीने क्या एम्प्लॉय ने सैलरी ड्रॉ की थी वो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे, मतलब अब तक कितने ईयर्स वो जॉब कर चुका है, और वो कंप्लीटेड ईयर ही लेंगे, फ्रैक्शनल ईयर कुछ है तो वो इग्नोर हो जाएगा। तो थर्ड कैलकुलेशन तो ये हो जाएगी। फिर फोर्थ कैलकुलेशन, लास्ट ड्रॉन रेलेवेंट सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, मतलब वो कितना जल्दी जॉब छोड़ रहा है, रिटायरमेंट की एज 60 साल है, ठीक है, वो 58 ईयर 58 साल जॉब करने के बाद वो ये वीआरएस ले रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस कितना हुआ, ठीक है। सुनिए, तो 2 साल पहले वो जॉब छोड़ रहा है, 60 साल के बजाय 58 साल में ही वो जॉब छोड़ रहा है, तो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस क्या होगा? 2 साल मतलब 24 महीने। तो ध्यान रहे, यहां पर तो रिमेनिंग मंथ्स, उसकी सर्विस कितनी बची हुई है वो मंथ के टर्म्स में लिखेंगे, और यहां कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आएगा, ठीक है। थर्ड कैलकुलेशन में कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस आएगा, और फोर्थ कैलकुलेशन में रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिए, वीआरएस पर एम्प्लॉय अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही एग्जामिशन ले सकता है। इसका मतलब अगर वो पास्ट में वीआरएस पर एग्जामिशन ले चुका है, फिर उसको दूसरी बार वीआरएस का मिल रहा है, तो उस सेकंड टाइम पर वो उसको जो वीआरएस का कंपनसेशन मिल रहा है उस पर वो एग्जामिशन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एग्जामिशन एम्प्लॉय को तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय इस एम्प्लॉयर के पास कंटिन्यूअस या तो 10 इयर्स की सर्विस दे चुका है या उसकी एज 40 साल कंप्लीट हो गई है, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो एम्प्लॉय को वीआरएस कंपनसेशन पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अलाउंसेस पढ़ते हैं। अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट करता है, ठीक है, फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है, उसके कुछ एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, जो पर्सनल नेचर के हो सकते हैं या ऑफिशियल पर्पस के लिए हो सकता है। तो अलाउंसेस के टाइप पढ़ते हैं हम। कुछ अलाउंसेस पार्टली एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है। तो पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से होते हैं? HRA, हाउस रेंट अलाउंस, और अलाउंसेस जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 में नोटिफाइड है वो भी पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल होते हैं। अच्छा,
कुछ अलाउंसेस तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। कौन से? जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, ये फुल्ली टैक्सेबल है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिला, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। डीएनएस अलाउंस मिला, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला, शॉर्ट में बोले सीसीए। एम्प्लॉय की पोस्टिंग किसी बैकवर्ड सिटी में कर दी गई है तो एम्प्लॉयर उसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। और बाकी सारे अलाउंसेस भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस हालांकि फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन ये इंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार तो फुल्ली टैक्सेबल होकर ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको सेक्शन 16 क्लॉज 2 में डिडक्शन मिलता है, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले एचआरए पर कितना एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 13A में। रीड विथ रूल 2A। ये एग्जम्पशन अगर एम्प्लॉय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो एचआरए पर एग्जम्पशन नहीं मिलता है। रेगुलर टैक्स रेजिम एम्प्लॉय ने ऑप्ट की है तो उसको ये एग्जम्पशन मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से एम्प्लॉय अगर गवर्न हो रहा है तो उसको ये एग्जम्पशन, एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सुनिए, तो एचआरए पर एग्जम्पशन कितना मिलता है? तो सुनिए, इन जनरल कितना मिलता है? एचआरए मिला कितना? एक्चुअल रिसिप्ट। ठीक है, फिर रेंट पेड, एम्प्लॉय ने कितना रेंट पे किया, किराए का मकान लेकर रह रहा है वो, तो रेंट कितना पे किया पूरे साल भर का। ठीक है, माइनस 10% ऑफ रेलेवेंट सैलरी। और एचआरए के लिए रेलेवेंट सैलरी क्या होती है? बेसिक प्लस सीडीएस सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, फिर 50% ऑफ रेलेवेंट सैलरी। इन तीन कैलकुलेशन का जो विचेवर लेस होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ वीआरएस के लिए भी पढ़ा, 4 कैलकुलेशन का विचेवर लेस एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा? जितना एक्चुअल रिसिप्ट था माइनस एग्जम्पशन, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। ठीक उसी पैटर्न पर यहां पर भी 3 कैलकुलेशन का विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा? जितना एक्चुअल रिसिप्ट है माइनस एग्जम्पशन, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कब? ये तो तब जब यहां 50% ऑफ रेलेवेंट सैलरी कब लेंगे? जब एम्प्लॉय किराए का जो मकान लेकर रह रहा है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में वो किराए का मकान लेकर रह रहा है। एम्प्लॉय मकान कहां पर लेकर रह रहा है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। तो उस केस में थर्ड कैलकुलेशन में रेलेवेंट सैलरी का 50% लेना है। लेकिन अगर अदर प्लेस पर अगर वो किराए का मकान लेकर रह रहा है अदर प्लेस पर, तो उस कैलकुलेशन में, उस सिचुएशन में थर्ड कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। 50% ऑफ रेलेवेंट सैलरी की जगह 40% ऑफ रेलेवेंट सैलरी लिया जाएगा और ये 3 कैलकुलेशन हो जाएगी और उसका विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है तो उस केस में थर्ड कैलकुलेशन होगी 50% ऑफ रेलेवेंट सैलरी। और अदर प्लेस पर किराए का मकान लेकर रह रहा है तो 40% ऑफ रेलेवेंट सैलरी हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय किराए का मकान कहीं और लेकर रह रहा है और उसका जॉब कहीं और है। जैसे एम्प्लॉय दिल्ली में जॉब करता है लेकिन उसने किराए का मकान नोएडा में लिया है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं देखेंगे, यहां पर तो हम प्लेस ऑफ अकोमोडेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्लेस ऑफ अकोमोडेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब एक बात और सुनिए, एचआरए का ये एग्जम्पशन वैसे तो हम एनुअल बेसिस पर कंप्यूट करेंगे, पूरे साल का इकट्ठा। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ फैक्टर्स चेंज हुए तो उस सिचुएशन में हम जितने पीरियड तक फैक्टर्स कॉमन रहे, उतने पीरियड की कैलकुलेशन अलग करेंगे। ठीक है, जैसे अप्रैल टू दिसंबर तक फैक्टर कॉमन रहे, फिर जनवरी टू मार्च फैक्टर्स चेंज हुए, तो फिर उस केस में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की कैलकुलेशन अलग करेंगे और जनवरी टू मार्च तक की कैलकुलेशन अलग करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स क्या? फैक्टर्स की रेंट कितना पे किया, उसका प्लेस ऑफ अकोमोडेशन कहां था, उसकी रेलेवेंट सैलरी क्या थी, ये अगर फैक्टर्स में ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ तो उस सिचुएशन में जितने टाइम पीरियड तक फैक्टर कॉमन थे उतने पीरियड की कैलकुलेशन अलग होगी और जब चेंज हो गए फैक्टर तो उतने पीरियड की कैलकुलेशन अलग होगी। ठीक है, बट इन जनरल एचआरए का एग्जम्पशन एनुअल बेसिस पर कंप्यूट होता है अगर कोई भी फैक्टर चेंज ना हो तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमने कहा एचआरए पार्टली एक्सेप्ट पार्टली टैक्सेबल होता है। फिर हमने बात की जो अलाउंसेस सेक्शन 10 क्लॉज 14 में नोटिफाइड है वो भी पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल होते हैं। तो
अगर ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, या कन्वेंस अलाउंस दे रहा है ऑफिस से अदर साइट पर जाने के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, या डेली अलाउंस दे रहा है उसकी ऑर्डिनरी डेली चार्जेस मीट आउट करने के लिए, हेल्पर अलाउंस दे रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए, या रिसर्च अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस दे रहा है प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने के लिए, या यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस दे रहा है यूनिफॉर्म परचेस करने के लिए या यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए। तो इस केस में ये 1 to 6 तक के जो अलाउंसेस है ये पार्टली एग्जाम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है। तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा इस पर सेक्शन 10 क्लॉज 14 में? इस पर एग्जाम्पशन मिलेगा जितना ये अपने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इन्होंने खर्चा किया, मतलब जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12,000 ये अलाउंस मिला, बट एम्प्लॉय का खर्चा हो गया 10,000, तो 10,000 जितना तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी का 2,000 ये अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात सुनिए, एम्प्लॉय को अलाउंस अगर मिला 12,000 लेकिन एम्प्लॉय का खर्चा 10,000 नहीं 15,000 हुआ, तो उस केस में क्या होगा? पूरा 12,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो 3,000 एम्प्लॉय ने खर्चा एक्स्ट्रा किया है वो उसने अपनी जेब से किया है, उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में 12,000 मिला अलाउंस और 12,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल होगा उस केस में निल। ठीक है, तो ये 1 to 6 तक जो अलाउंसेस है वो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ टू दैट एक्सटेंट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन 10 क्लॉज 14 में। अब ट्रिबल एरिया अलाउंस मिला या शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, तो उस केस में 200 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चों तक का ही एजुकेशन ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है मैक्सिमम। ठीक है, और 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कि तुम्हारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनके खर्चों को मीट आउट करने के लिए मैं तुमको अलाउंस दूंगा, तो उस केस में एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और ये भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, चलिए फिर अगर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, ठीक है, तो उस केस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, जैसे कोई ट्रेवल एजेंसी में काम करता है, तो उस केस में एम्प्लॉय को कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अगर एम्प्लॉयर उसको ये अलाउंस दे रहा है तो एग्जम्पशन मिलेगा, वो जो अलाउंस मिल रहा है उसका 70% और 10,000 रुपए पर मंथ विच एवर इज लेस उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो उस ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मीनिंग क्या है? कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर कन्वेंस अलाउंस क्या होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? तो कन्वेंस अलाउंस तो मैंने दे रखा है ऑफिस टू अदर साइट, ऑफिशियल पर्पस के लिए जाते हैं तो वो कन्वेंस अलाउंस है, लेकिन ऑफिस होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उस पर एग्जम्पशन कितना मिलता है? 3200 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन मिलता है। बट ध्यान रहे ये एग्जम्पशन तभी मिलता है जब एम्प्लॉय ब्लाइंड है या डेफ एंड डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, तो उस केस में ये 3200 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन एम्प्लॉय बिल्कुल सही कंडीशन में तो उस केस में ये एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब सुनिए, वैसे तो ये सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 14 में, लेकिन ये तभी एग्जम्प्ट है जब एम्प्लॉय रेगुलर टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है, उसने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की है। ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो उस केस में जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है और पॉइंट नंबर 11 जो है वो उस पर एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट नंबर 8 और 9 है, एम्प्लॉय रेगुलर टैक्स रेजिम में तो पॉइंट नंबर 8 और 9 का एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो पॉइंट नंबर 8 और 9 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको एग्जम्पशन किस किस पर मिलेगा? 1, 2, 3 और ये 11। और अगर रेगुलर टैक्स रेजिम में हो तो ये सारे एग्जम्पशन मिलेंगे। ठीक है, अगर ये अलाउंसेस मिल रहे हैं तो इन पर एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर रेगुलर टैक्स रेजिम है तो। अब सुनिए, परक्यूजिट की बात करते हैं। परक्यूजिट की हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होती है और ग्रॉस सैलरी में हम उस परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये परक्यूजिट दे रहा है, इसका मतलब क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स देता है, ठीक है, एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, तो वो परक्यूजिट कहलाता है। और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर। अच्छा, अलाउंस और परक्यूजिट में क्या डिफरेंस है?
अलाउंस के केस में, अलाउंस क्या होता है, फिक्स मॉनेटरी पेमेंट होता है, उस केस में एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया एम्प्लॉयर चेक ही नहीं करता। लेकिन परक्यूजिट के केस में एम्प्लॉयर चेक करता है कि कितना खर्चा हुआ। ठीक है, जैसे मेडिकल की बात करें, एक होता है मेडिकल अलाउंस और एक होता है मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर मेडिकल अलाउंस है, एम्प्लॉयर चेक ही नहीं करेगा एम्प्लॉय तुम्हारा कितना खर्चा हुआ, अगर अलाउंस है तो। लेकिन अगर वो मेडिकल परक्यूजिट है, एम्प्लॉयर उसका इलाज कराएगा, बिल वेरीफाई करेगा कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो परक्यूजिट के केस में एम्प्लॉयर एक्चुअल एक्सपेंसेस का वेरिफिकेशन करता है, अलाउंस के केस में नहीं करता है। यह है अलाउंस और परक्यूजिट का डिफरेंस। अब सुनिए, ये परक्यूजिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है और उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को भी दे सकता है। और भले ही मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को परक्यूजिट दिया, एम्प्लॉयर ने मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को परक्यूजिट दिया, तब भी टैक्सेबल तो एम्प्लॉय के हेड्स में ही होगा, सैलरी हेड में। अच्छा, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का क्या मीनिंग है? स्पाउस, एम्प्लॉय के स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स और सर्वेंट्स और डिपेंडेंट्स, ये है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड की डेफिनेशन। सर्वेंट और डिपेंडेंट एम्प्लॉय के रिलेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और ब्रदर और सिस्टर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड तभी कहलाएंगे जब वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पर, तभी वो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कहलाएंगे। तो परक्यूजिट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को देता है, टैक्सेबल तो एम्प्लॉय को ही होना है सैलरी हेड में। चलिए सबसे पहला परक्यूजिट डिस्कस करते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जैसे रेंट फ्री हाउस देता है या कंसेशनल हाउस देता है, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर एम्प्लॉय, तो टैक्सेबल कितना होगा? उस हाउस की जो लाइसेंस फीस है या रेंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उसकी जो लाइसेंस फीस है या लीज रेंट गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है, उतना ही टैक्सेबल होगा अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। और अगर अदर एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम चेक करेंगे उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है जहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान प्रोवाइड किया है, और उस सिटी की पॉपुलेशन हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे, 2011 की जनगणना के बेसिस पे देखेंगे उस सिटी की पॉपुलेशन जहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान प्रोवाइड किया है। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन एक्सीडिंग 40 लाख है, तो टैक्सेबल कितना होगा? एम्प्लॉय को टैक्सेबल कितना होगा? रेलेवेंट सैलरी का 10%, रेलेवेंट सैलरी का 10% ये एम्प्लॉय को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और अगर 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख से ज्यादा नहीं है उस सिटी की पॉपुलेशन, तो फिर रेलेवेंट सैलरी का 7.5%। और अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख तक ही है, तो उस केस में रेलेवेंट सैलरी का 5% ही एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी माना जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज क्या क्या आ रहा है? 10%, 7.5%, 5%। ठीक है, रेलेवेंट सैलरी का। और रेलेवेंट सैलरी क्या होती है बात कर चुका हूं मैं। क्या रेंट फ्री हाउस के लिए रेलेवेंट सैलरी क्या होती है बोलिए? बेसिक प्लस सीडीएस सीडीपी प्लस एनी कमीशन बोनस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, ये सब होता है। एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट, याद आया? वो सब रेलेवेंट सैलरी बता दी थी मैंने इसके लिए आपको। ठीक है, इसी चैप्टर के आपके सेकंड पेज पर। ठीक है, पेज नंबर था आपका 7। ठीक है, चलिए, तो वहां पर रेलेवेंट सैलरी की बात हो गई थी। तो इस तरीके से 10%, 7.5% और 5% आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा। लेकिन ये कब? जब वो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो एम्प्लॉयर का अकोमोडेशन खुद का है तो इतना टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एम्प्लॉयर का वो अकोमोडेशन ओन्ड नहीं है, हायर्ड है, एम्प्लॉयर ने खुद पहले वो किराए पर लिया है और फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो उस केस में पॉपुलेशन हो जाएगी इररेलेवेंट। हम पॉपुलेशन देखूंगा ही नहीं, हम पॉपुलेशन देखूंगा ही नहीं, और उस केस में पॉपुलेशन हो गई इररेलेवेंट। ठीक है, और कितना टैक्सेबल होगा उस केस में? अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो टैक्सेबल कितना होगा? रेंट पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर और रेलेवेंट सैलरी का 10% विच इज लेस, इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, इतना एग्जेम्प्ट नहीं, इतना टैक्सेबल हो जाएगा, इतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितना रेंट है और रेलेवेंट सैलरी का 10%, ठीक है, विच एवर इज लेस जो भी है, उतना एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो परक्यूजिट की यहां पर टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब
फर्निश्ड अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है तो कितना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट होगा? तो देखिए, अनफर्निश्ड की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या करना है, फर्नीचर की वैल्यू ही तो जोड़नी है, ऐड करनी है। तो अगर फर्नीचर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में ओरिजिनल कॉस्ट का, फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट का 10% पर एनम इतना फर्नीचर के नाम का ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में उस फर्नीचर के एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर वो ऐड हो जाएंगे फर्नीचर के नाम से। तो पहले क्या करना है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकाल लेनी है, उसमें फर्नीचर का पैसा ऐड करना है। अगर फर्नीचर ओन्ड है एम्प्लॉयर का तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% पर एनम ऐड करना है, ठीक है। और अगर फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो जो भी उसका एक्चुअल किराया है पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर वो ऐड हो जाएगा फर्नीचर के नाम का, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, फर्निश्ड अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फर्नीचर में रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, एसी, होम अप्लायंसेस, अदर आर्टिकल्स सब इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करे तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो रेलेवेंट सैलरी है उसका 24%, ठीक है, और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल टू होटल विच एवर इज लेस, इतना हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी, होटल अकोमोडेशन का। इस फैसिलिटी की इतनी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, रेलेवेंट सैलरी का 24% और होटल का किराया विच एवर इज लेस इतना टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस एक केस में होटल अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा ही नहीं, अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर और उसको ट्रांसफर के टाइम पर ये होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है इस केस में, और उसको जो होटल अकोमोडेशन दिया गया पूरे साल भर में एग्रीगेट 15 दिन से ज्यादा नहीं, पूरे साल भर में इन एग्रीगेट 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया गया, और कब दिया गया है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो उस केस में होटल अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा ही नहीं। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब समझते हैं कंसेशनल हाउस। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री ऑफ चार्ज ये मकान की फैसिलिटी प्रोवाइड करता तो उसकी क्या टैक्सेबल वैल्यू होगी, ये हम इन प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसमें से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जो अमाउंट रिकवर कर रहा है वो लेस हो जाएगा। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जो रेंट चार्ज कर रहा है, जो रिकवरी कर रहा है, वो लेस हो जाएगी कंसेशनल हाउस की टैक्सेबल वैल्यू निकालने में। अच्छा, जब डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम, वहां पर एक सेक्शन आएगा एटीजीजी, रेंट पे करते हैं ना तो एटीजीजी में डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये एटीजीजी का डिडक्शन तभी मिलता है जब एम्प्लॉय ने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की है, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड ये बात सुनिए, एम्प्लॉय ने रेंट पे किया एम्प्लॉयर को, ठीक है, तो क्या उसको एटीजीजी का डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, ये जो रिकवरी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से की है वो रिकवरी एम्प्लॉय के लिए तो एक तरीके से रेंट है, तो एम्प्लॉय उस पर एटीजीजी का डिडक्शन ले सकता है सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस गिवन इन सेक्शन एटीजीजी। लेकिन ये तभी जब एम्प्लॉय रेगुलर टैक्स रेजिम उसने ऑप्ट करी है। अब सुनिए एक स्पेशल बात, अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को गार्डनर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और मकान के अंदर गार्डन भी अटैच्ड है, तो गार्डनर की भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है और गार्डन के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है, तो उस केस में इस गार्डनर का या गार्डन के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का कुछ भी नहीं होगा, ये इस मकान की टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होंगे। ये कब, जब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, जब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अब सुनिए, कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो अपनी मूवेबल एसेट यूज करने के लिए देता है, सिर्फ यूज करने के लिए देता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, तो उस केस में चेक करेंगे कि वो एसेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट का 10% पर एनम एम्प्लॉय को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एसेट एम्प्लॉयर ने हायर की है और फिर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी है, तो उस केस में जो भी एम्प्लॉयर हायर चार्जेस जो भी एक्चुअल है पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय के हेड्स पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट माने जाएंगे। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करे तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है यूज करने के लिए, लैपटॉप मोबाइल फोन यूज करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है,
तो टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के मकान में लैंडलाइन टेलीफोन फैसिलिटी लगवा कर दी है या मोबाइल फैसिलिटी दी है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए बड़ी कंपनीज में ये फैशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है और हाथों हाथ उसके हाथ में लैपटॉप और मोबाइल थमा देता है, तो उस केस में एम्प्लॉय को कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा है। अब सुनिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी मूवेबल एसेट ट्रांसफर करे, मतलब ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाए, मतलब सेल कर दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसेट सेल ही कर दे, सस्ते में सेल करे, तो इस केस में ये परक्योजेट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। जैसे 1 लाख की चीज उसको 20,000 में ही दे दी तो 80,000 का फायदा हुआ ना एम्प्लॉय को, तो बेनिफिट मिला, कोई भी बेनिफिट मिला एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से, तो वो परक्यूजिट माना जाता है। तो टैक्सेबल वैल्यू परक्यूजिट इस केस में कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी एम्प्लॉयर के हेड्स में, उसमें से नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, बट डेप्रिसिएशन ध्यान दें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर का ही लेस होगा। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट दी थी 1 अक्टूबर को दी, तो 1 अक्टूबर से लेकर ईयर शुरू होंगे और जितने कंप्लीटेड ईयर है उतने ईयर का डेप्रिसिएशन लेस होगा। और यहां पर डेट टू डेट चलेंगे, 1 अक्टूबर इस साल से 1 अक्टूबर दिया, एम्प्लॉयर ने बहुत पहले एसेट खरीदी थी, मान लीजिए 4 साल पहले 1 अक्टूबर को खरीदी थी, ठीक है, या 4 अक्टूबर को खरीदी थी, तो ईयर्स की काउंटिंग 4 अक्टूबर से 3 अक्टूबर ऐसे होगी। ठीक है, और पीछे जो फ्रैक्शनल ईयर बचेगा वो इग्नोर करेंगे, कारण यहां पर बोला है कंप्लीटेड ईयर का ही डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, जितने टाइम पीरियड तक वो एम्प्लॉयर ने एसेट यूज की थी बाद में एम्प्लॉय को बेची, ठीक है, जितने टाइम पीरियड तक वो एसेट एम्प्लॉयर ने यूज की उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, पर ध्यान दें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर का ही डेप्रिसिएशन लेस होगा, फ्रैक्शनल ईयर्स का डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन किस रेट से लेस होगा? यहां पर डेप्रिसिएशन यानी नॉर्मल वियर एंड टियर किस रेट से लेस होगा? अगर कंप्यूटर या डेटा स्टोरेज डिवाइसेस या डिजिटल डायरीज है तो WDV मेथड से 50% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन लेस होगा, और अगर मोटर कार है तो 20% पर एनम WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लेस होगा। और अगर अदर मूवेबल एसेट है जैसे टीवी, फ्रिज और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी वगैरह, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सेल कर रहा है तो SLM मेथड से 10% की डेप्रिसिएशन रेट एज्यूम करते हुए यहां पर डेप्रिसिएशन यहां पर लेस होगा। ठीक है, अब एक स्पेशल बात सुनिए, मोटर कार की यहां पर डेप्रिसिएशन रेट 20% पर एनम है, सैलरी हेड में यहां पर मोटर कार पर डेप्रिसिएशन रेट कितनी मानी जा रही है? 20% पर एनम। पर जब हम पीजीबीपी हेड पढ़ेंगे ना, वहां पर मोटर कार पर डेप्रिसिएशन रेट 15% है, सैलरी हेड में 20% और पीजीबीपी हेड में 15%। ठीक है, आगे चलकर इसी चैप्टर में फिर कार फैसिलिटी आएगा। ठीक है, तो इस केस में एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सिर्फ कार यूज करने के लिए दे रहा है, बेच नहीं रहा है, तो वो कार फैसिलिटी वाला जो प्रोविजन अब आगे आएगा तब वो एप्लीकेबल होगा, और वहां पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पर 10% है। ठीक है, तो कहीं पर डेप्रिसिएशन 20% है कार पर, कहीं पर 15% है, कहीं पर 10% है। ठीक है, दोबारा बोलूं मैं इस बात को, देखिए यहां पर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार सेल करे तो 20% की रेट से डेप्रिसिएशन काउंट होगा, और अगर कार यूज करने के लिए दे तो आगे कार फैसिलिटी का स्पेसिफिक प्रोविजन आएगा, वहां पर डेप्रिसिएशन 10% से लेस होगा। ठीक है, तो सैलरी हेड में कार पर डेप्रिसिएशन की 2 रेट दे दी, 20% और 10%। फिर जब पीजीबीपी हेड आएगा वहां पर हम डेप्रिसिएशन की रेट देखेंगे 15%। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी कर रहा है, मतलब सेल प्राइस का पैसा कुछ चार्ज कर रहा है बेचते टाइम, तो वो डिडक्ट हो जाएगी। ये बात तो सारे परक्यूजेट्स में कॉमन है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करेगा तो वो लेस हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू को डिटरमाइन करने में। अब प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड है यहाँ पर, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड रेलवे एम्प्लॉइज के लिए होता है, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज के लिए होता है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए होता है। आरपीएफ बड़ी बड़ी कंपनीज में आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर, और रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है? जिस प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करे वो कहलाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? जो जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मतलब क्या, एक एम्प्लॉयर को परमिशन लेनी पड़ती है, अगर वो अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर परमिशन ले ली गई है तो वो प्रोविडेंट फंड कहलाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और अगर एम्प्लॉयर ने परमिशन नहीं ली है
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। तो 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड है, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ की। देखो कोई भी प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसमें देख जैसे ये प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसमें एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। मैं हमेशा एम्प्लॉयर को ऐसे लिखूंगा ER और एम्प्लॉई को लिखूंगा EE, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इस फंड में जमा होता है, और एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इस प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, ठीक है। इसका मतलब इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉई के लिए, एसपीएफ में किया, एग्जम्प्ट है, ठीक है। और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन का एटीसी में डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉई अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने पर एटीसी में डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में हम पढ़ेंगे एटीसी का डिडक्शन। ये एम्प्लॉई की सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने पर एटीसी का डिडक्शन मिलता है, वो एम्प्लॉई को अपने ओन कंट्रीब्यूशन पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में हुआ, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में हुआ, उस पर एम्प्लॉय एटीसी का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ठीक है। और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा या उसका जॉब खत्म होगा, एट दैट टाइम वो इस से विड्रॉवल करेगा, इस फंड से विड्रॉवल करेगा, तो एग्जम्प्ट ही होगा, ठीक है, एग्जम्प्ट ही होगा। अब सुनिए, ये तो हमने पढ़ा एसपीएफ की बात, अब सुनिए आरपीएफ की बातें। आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो रेलेवेंट सैलरी का 12% जितना एग्जम्प्ट होगा, 12% से एक्सीडिंग वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पर, एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पर एटीसी में उसको डिडक्शन मिलेगा क्या? यस। और इंटरेस्ट अगर 9.5% इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट है उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्सेस वाला इंटरेस्ट एम्प्लॉय को सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब इस फंड से अगर एम्प्लॉय विड्रॉवल करे रिटायरमेंट के टाइम पर या टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब के टाइम पर, तो वो विड्रॉवल के टाइम का पैसा एग्जम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? देखिए अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो तो एग्जम्प्ट होगा। कंडीशंस क्या है? कंडीशन नीचे आपको दे रखी है, देखिए आरपीएफ की विड्रॉवल कुछ केसेस में एग्जम्प्ट होती है। एम्प्लॉय कंटिन्यूस 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस रेंडर करने के बाद रिटायर हुआ है, अगर उसने जॉब छोड़ा है, रिटायर हुआ है, उसने कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस दी है, उसके बाद उसने वो रिटायर हुआ है या जॉब छोड़ा है, अब विड्रॉवल कर रहा है, एग्जम्प्ट, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ये 5 साल की सर्विस कंडीशन भी मैंडेटरी नहीं है। अगर उसका जॉब डिसकंटिन्यू हुआ कि वो बीमार हो गया, उसकी वजह से उसे 5 साल से पहले ही जॉब छोड़ना पड़ा, या एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया, एम्प्लॉयर ने बिजनेस ही क्लोज कर दिया, या कोई अदर रीजन जो उसके बियॉन्ड कंट्रोल था, तो इन केसेस में 5 साल की सर्विस कंडीशन फुलफिल करना भी मैंडेटरी नहीं होगा। इन जनरल मैंडेटरी है, लेकिन इन केसेस में मैंडेटरी नहीं होगा। इस केसेस में भी वो विड्रॉवल करेगा तो एग्जम्पशन उसको मिलेगा, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, पहले वो एक्स लिमिटेड में जॉब करता था, वहां उसका आरपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर डिपॉजिट करा रहा था कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने जॉब चेंज करके वाई लिमिटेड में जॉब करना शुरू किया और उसका एक्स लिमिटेड के पास जो आरपीएफ अकाउंट था वहां से बैलेंस एज इट इज ट्रांसफर हो गया वाई लिमिटेड के आरपीएफ अकाउंट में, ठीक है। तो इस केस में एम्प्लॉय ने तो विड्रॉल नहीं किया ना, बैलेंस एज इट इज ट्रांसफर हो गया ओल्ड एम्प्लॉयर के आरपीएफ अकाउंट से न्यू एम्प्लॉयर के आरपीएफ अकाउंट में, तो इस केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा पैसा, ठीक है। तो अगर चेंज इन एम्प्लॉयर हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा, या ये पैसा एम्प्लॉय ओल्ड एम्प्लॉयर के आरपीएफ अकाउंट से निकालकर एनपीएस में ट्रांसफर कर दे तो भी ये आरपीएफ की विड्रॉवल टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो मैंने बोला ये अगर कंडीशन फुलफिल हो तो एग्जम्प्ट हो जाएगी आरपीएफ की विड्रॉवल, नहीं तो टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा यूआरपीएफ का सिस्टम समझते हैं। देखो यूआरपीएफ मतलब ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो पता ही नहीं है कि ये फंड चल रहा है, एम्प्लॉयर ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, एट दैट टाइम ईयरली बेसिस पर हर साल कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पर उसको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है ना, इसलिए। और जो इंटरेस्ट मिला इस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ पर, वो भी टैक्सेबल ईयरली बेसिस पे तो नहीं होगा। लेकिन ईयरली बेसिस पे तो टैक्सेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट का कहना है हमें पता ही नहीं है, हमारी तो आंखें बंद है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, तो आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब इस फंड से आप विड्रॉवल करोगे तो हम अपनी आंखें खोल देंगे, अब हमें पता पड़ जाएगा कि आप विड्रॉवल कर रहे हो, तो अब हम आपकी बैंड बजाएंगे और ये सब कुछ टैक्सेबल कर देंगे। क्योंकि पहले ईयरली बेसिस पर हमने आपको टैक्सेबल नहीं किया था कुछ भी, लेकिन आप विड्रॉवल के टाइम पर तो सब कुछ टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा पीपीएफ क्या? पीपीएफ में देखो एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन पर एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, और पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, और पीपीएफ की विड्रॉवल भी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। चलिए, ये थी पीपीएफ की बातें। अब हमने बात की कि एसपीएफ की विड्रॉवल करते हैं एग्जेम्प्ट ही होती है, पीपीएफ की विड्रॉवल एग्जेम्प्ट ही होती है सेक्शन 10(11) में, ठीक है। अच्छा, आरपीएफ की विड्रॉवल हमने कहा एग्जेम्प्ट होती है अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इस फंड में रनिंग जॉब के दौरान, अब कई लोग इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, ये बात रनिंग जॉब के दौरान की है, रिटायरमेंट के टाइम की नहीं है, ठीक है। तो रनिंग जॉब में क्या, एवरी ईयर इस फंड में पैसा पड़ा है, तो इस फंड में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए सेक्शन 10 और सेक्शन 10(11) और 10(12) मतलब क्या, ये एसपीएफ का है और ये आपके आरपीएफ का है, ये आपका एसपीएफ का है, ये आरपीएफ का है, ठीक है। अब सुनिए, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट एवरी ईयर जो मिल रहा है रनिंग जॉब के दौरान, ठीक है। अब इस फंड में अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, ध्यान से सुनना ये बात, ये एसपीएफ है या आरपीएफ है, इस फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर, टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना, इस फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये तो एक कंडीशन है। चेक क्या करना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना 2.5 लाख के ऊपर वाला है, उस 2.5 लाख के ऊपर वाले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इस बात को ऐसे लिख के समझो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टोटल 4 लाख है, तो 2.5 लाख के ऊपर मैं इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर रहा हूं 10%, ठीक है। उस पे इंटरेस्ट मिला 25,000, तो ये 25,000 इंटरेस्ट 2.5 लाख के ऊपर वाले पर है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख वाला, 2.5 लाख जितना, उस पे जो इंटरेस्ट मिला 25,000 वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, बैलेंसिंग फिगर 1.5 लाख, उस पे जो इंटरेस्ट मिला ना वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख के ऊपर वाला, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखी है। और अगर इस फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो 2.5 लाख की जगह 5 लाख सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला, अगर इस फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो 2.5 लाख की जगह 5 लाख सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये प्रोविजंस है। अच्छा, मैंने आपको बोला आरपीएफ की जो विड्रॉवल होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब, वो एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर एम्प्लॉय ने कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस रेंडर की है, ठीक है। तो ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन अगर एम्प्लॉय की 5 साल की सर्विस कंप्लीट हुई नहीं है और वो इन एक्सेप्शंस में भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आरपीएफ की विड्रॉवल टैक्सेबल होगी ना। तो टैक्सेबल अगर होगी तो कैसे होगी और किस किस हेड में होगी? देखो, इस फंड में क्या क्या पैसा जमा हुआ था मुझे बताओ। इस फंड में एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉय ने भी किया, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिला, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट हुए ना इस फंड में, तो चारों कंपोनेंट पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उसका इंटरेस्ट, वो तो एम्प्लॉय को सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी मानते हुए, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय को अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और मैंने एक बात और बोली थी कि यूआरपीएफ से विड्रॉवल करोगे ना
ईयरली बेसिस पे तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ, लेकिन जब आप विड्रॉल करोगे तो गवर्नमेंट अपनी आंखें खोल देगी, बोलेगी विड्रॉल के टाइम पर सब कुछ टैक्सेबल। तो कैसे टैक्सेबल? बिल्कुल आरपीएफ के लिए ये जो हमने टेबल समझी वही टेबल काम आएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया सीआईडी वर्सेस मिस्टर जी हयात के केस में। अब एक बात और समझते हैं, रनिंग जॉब के दौरान देखो ये वाला प्रोविजन तो इन जनरल कब काम आता है? रिटायरमेंट के टाइम पर, या जब ये वाले प्रोविजन 1 2 3 रनिंग जॉब के दौरान काम आते हैं। पॉइंट नंबर 4 कब काम आता है? जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या जॉब छोड़ रहा है तब काम आता है। ये एक प्रोविजन और है, ठीक है, ये एक प्रोविजन और है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में और एएसएफ में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, और एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख पर एनम को एक्सीड कर गया तो जो 7.5 लाख पर एनम को जितना एक्सीड कर गया है वो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजेट माना जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख पर एनम को एक्सीड कर गया तो वो एक्सीडिंग वाला एम्प्लॉय के हेड से परक्यूजेट माना जाएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, ठीक है। अब सुनिए, ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख पर एनम से एक्सीडिंग वाला, वो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजेट माना गया, और उस 7.5 लाख से एक्सीडिंग वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिला उसका क्या? तो उसके लिए अगला प्रोविजन काम आएगा, एनुअल एक्रीशन हुआ इन फंड में, आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ में, जितना वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला था। तो इस बात को ऐसे समझो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब बात एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की नहीं हो रही है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए एक बात हमने 2.5 लाख वाली समझी थी, अभी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। 7.5 लाख तक जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका जो इंटरेस्ट है, उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो परक्यूजेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है पूरे साल भर में 10 लाख पर एनम, ठीक है, तो 7.5 लाख के एक्सीडिंग कितना हुआ? 2.5 लाख। ये 2.5 लाख टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से एक्सीडिंग वाला, वो तो परक्यूजेट है ना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। और उस 7.5 लाख से एक्सीडिंग वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन क्या? फंड में बैलेंस पड़ा रहता है, उस पे इंटरेस्ट अक्रू होता जाता है, वो कहलाता है एनुअल एक्रीशन। तो उसको हम बोलेंगे एनुअल एक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 2.5 लाख तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में परक्यूजेट माना जाएगा, एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। और उस 7.5 लाख से एक्सीडिंग वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहलाएगा एनुअल एक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो टैक्सेबल पता है किसमें होगा? सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम है। अब हम बात कर रहे हैं एनुअल एक्रीशन जो हो रहा है 7.5 लाख के ऊपर, एम्प्लॉयर का जो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन था इन तीनों फंड में 7.5 लाख से ऊपर वाला, उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है। तो उस परक्यूजेट की, उस इंटरेस्ट की हम टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एज पर रूल 3B निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल नींद में मत रहना। बहुत टेक्निकल प्रोविजन है, अच्छे से समझना, बी अलर्ट, अलर्ट हो जाओ आप, ठीक है। चलिए, तो टीपी का मतलब ये इंटरेस्ट वाला परक्यूजेट, उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो इंटरेस्ट वाला जो परक्यूजेट है उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, उसको बोलेंगे टीपी, ठीक है। हालांकि इनके डिटेल मीनिंग मैंने याद रखे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये पूरा पोर्शन बताते हुए ही चलूंगा आपको, ठीक है। मतलब ये प्रोविजन भी मैं साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो सुनिए, टीपी मैंने बोला यहां पर, टीपी का मतलब क्या? टैक्सेबल परक्यूजेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पीसी मतलब प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अभी करंट ईयर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख को मिड ऑफ ईयर में कब एक्सीड हुआ? कभी भी एक्सीड हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं कि वो कब एक्सीड हुआ 7.5 लाख के ऊपर, ठीक है। तो हम एवरेज लेंगे, ठीक है। तो पीसी का मतलब क्या? 7.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। पीसी मतलब 7.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो उसको डिवाइड बाय
2 कर देंगे, मतलब एवरेज कर देंगे। एवरेज क्यों किया, हमें पता नहीं कि मिड ऑफ ईयर में वो 7.5 लाख को क्रॉस कब हुआ, इसलिए एवरेज करेंगे डिवाइड बाय 2 करके। लेकिन ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, हम तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम आर अप्लाई करेंगे। आर मतलब इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ करंट ईयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट हुआ। पास्ट ईयर में भी तो ऐसा हुआ होगा कि प्रिंसिपल ने 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो इस फंड में पैसा पड़ा है और पास्ट ईयर का भी 7.5 लाख को एक्सीड हुआ था, ठीक है। और फिर उसमें इंटरेस्ट भी 7.5 लाख को जितना एक्सीड हुआ था वो भी आ रहा होगा, ठीक है। तो पास्ट ईयर ये प्रोविजन गवर्नमेंट लाई कब से, 1 अप्रैल 2020 से लेकर आई, ठीक है। तो सुनिए, दोबारा सुनिए। टीपी मतलब टैक्सेबल परक्यूजेट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फिर पीसी मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला डिवाइड बाय 2, उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो सिर्फ करंट ईयर के 7.5 लाख का जो कंट्रीब्यूशन था उसका ही इंटरेस्ट आया। इस फंड में ओपनिंग बैलेंस भी तो पड़ा होगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या, उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है, आपको करंट ईयर में इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने करंट ईयर में जो पैसा जमा किया उस पर ही इंटरेस्ट मिलता है, या ओपनिंग बैलेंस जो था उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ओपनिंग बैलेंस है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है ना। तो अब बात करता हूं मैं ओपनिंग बैलेंस पर जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीसी वन मतलब पास्ट ईयर्स में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख को एक्सीड हुआ था, और टीपी1 पास्ट ईयर्स का, ठीक है। तो टीपी1 पास्ट ईयर्स का वो इंटरेस्ट 7.5 लाख के ऊपर वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट टीपी1, ठीक है। इन दोनों पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो आर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है और ये पास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट है। समझ आई बात। तो अब सुनिए, ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने बनाया 1 अप्रैल 2020 से, तो ध्यान से सुनना। कितने पास्ट 5 इयर्स हो गए आपके, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख को एक्सीड होता गया वो लिखेंगे, और उसपे जो टीपी1 बना था वो भी लिख देंगे, ठीक है। वो आपके यहां काम आएगा, ठीक है। और करंट ईयर, आपका करंट ईयर भी एग्जाम के लिए 25-26 है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 है। उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर गया उसको बोलेंगे पीसी, और उस पे हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं टीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एनुअल एक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सब यहां पर हम फॉर्मूलास में लिख देंगे और कैलकुलेशन आ जाएगी, और इतना एनुअल एक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट माना जाएगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई यूज करेंगे। आई मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट, आई मतलब करंट ईयर 25-26 का इंटरेस्ट, और डिवाइड बाय एफ एवीजी मतलब फंड का एवरेज बैलेंस। फंड का एवरेज बैलेंस मतलब इस साल करंट ईयर का इन तीनों फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो फंड का एवरेज बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एबीजी का मतलब फंड का एवरेज बैलेंस। तो ये क्या चीज है, आई मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट अपॉन एफ एबीजी मतलब फंड का एवरेज बैलेंस। तो ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगी, और ये इंटरेस्ट रेट हमें पता है 2 जगह यूज करनी, यहां पर और यहां पर, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम है। अब ये वाली बात आप इग्नोर कर सकते हो, एग्जाम पर्पस से ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब बात करते हैं कार फैसिलिटी की। कार फैसिलिटी की बात करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार यूज करने के लिए दे रहा है, तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट कैसे निकालेंगे, सुनिए कैसे निकालेंगे। अगर ये कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। फिर दूसरी सिचुएशन कार किसकी है, एम्प्लॉय की है। मतलब दो बड़ी सिचुएशन है दो ब्रॉड सिचुएशन है, कार किसकी, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की। अब इसके अंदर फिर 2 पॉइंट कि कार एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर ही कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है। फिर दूसरी सिचुएशन कार एम्प्लॉय की है, खर्चे कौन कर रहा है कार के, एम्प्लॉयर कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। और हम क्या निकाल रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट निकाल रहे हैं। तो सुनिए, अगर देखो सुनो, कार एम्प्लॉय की है, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है,
तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन ऑल केसेस क्या होगी? निल। ठीक है, कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निल। अब मैं जो सिचुएशन डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना। सुनिए, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉयर ही कर रहा है। कार का टोटली ऑफिशियल यूज ही हो रहा है, एम्प्लॉय को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिला। अब मैं कॉलम के हिसाब से चलूंगा, कॉलम के हिसाब से कार का टोटली ऑफिशियल यूज ही हो रहा है ना, तो इन सारी सिचुएशन में भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं लूंगी, क्योंकि एम्प्लॉय को तो इन केसेस में कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब अगर टोटली पर्सनल यूज होता है, मैं कॉलम के हिसाब से चलूंगा, टोटली पर्सनल यूज ही एम्प्लॉय कार का पर्सनल यूज ही कर रहा है टोटली। तो उस केस में देखो, इतने सारे पॉइंट दे रखे यहां पे, इसको एक झटके में याद कर लो। एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा। अब सिचुएशन के हिसाब से सोच लो, सिचुएशन क्या है? कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो कार के जो रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है जो एम्प्लॉयर कर रहा है, प्लस ध्यान रखना कार का डेप्रिसिएशन, क्यों? कार एम्प्लॉयर की है। और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है, तो ड्राइवर की सैलरी भी जो एक्चुअल है वो इधर आ जाएगी। तो शॉर्ट में ध्यान रखो ना, क्यों मगजमारी करते हो? एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना, क्योंकि कार एम्प्लॉयर की ओन्ड है। तो ये सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा। कब? जब एम्प्लॉय कार का टोटली पर्सनल यूज करता है। ठीक है, और अगर कार के खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, कार तो एम्प्लॉयर की है, कार के खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, तो उस केस में कार के सारे खर्चे तो एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिला? ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉयर का है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, इस केस में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। और अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर की सैलरी का खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो वो भी लिया जा सकता है। ठीक है, फिर कार एम्प्लॉय के खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो जो भी खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है रनिंग मेंटेनेंस के या ड्राइवर की सैलरी के, वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो सिंपल बोला आपको कि आप तो ये सारा प्रोविजन कैसे ध्यान रखो कि एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, उन केसेस में सोचो कि एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर क्या है, उतना एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कार का पार्टली ऑफिशियल यूज करता है एम्प्लॉय एंड प्लस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है। तो ये टोटली ऑफिशियल पर्पस था, ये पर्सनल पर्पस, ये कंबाइंड O प्लस P, ऑफिशियल प्लस पर्सनल। अब इस केस में हम देखेंगे कार स्मॉल कार है या बिग कार है। स्मॉल कार और बिग कार का क्या मतलब है? कार के अंदर अगर 1600 सीसी तक का ही इंजन लगा है तो वो स्मॉल कार है, और एक्सीडिंग 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन लगा है तो वो बिग कार कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में हम बोले, कार के इंजन की सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी अगर अप टू 1.60 लीटर्स है तो कार स्मॉल कार कहलाएगी, और अगर इससे एक्सीडिंग है क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की तो कार बिग कार कहलाएगी। तो यहां पर स्मॉल कार और बिग कार के हिसाब से देखा जाएगा, और एम्प्लॉय के लिए हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालेंगे इस कार फैसिलिटी की। अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? स्टैंडर्ड अमाउंट टैक्सेबल कर दिए हैं। ठीक है, वो है 1800 रुपए पर मंथ, 2400 रुपए पर मंथ, 600 रुपए पर मंथ, 900 रुपए पर मंथ। 1800, 2400, 600, 900। ठीक है, ऐसे डांस करो आप, 1800, 2400, 600, 900, 1800, 2400, 600, 900। ठीक है, पर मंथ इतना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगी। और इन सारे केसेस में ड्राइवर के नाम का 900 रुपया पर मंथ भी ऐड होगा टैक्सेबल वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो ड्राइवर अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो इन सारे केसेस में ड्राइवर का भी 900 रुपया पर मंथ ऐड होगा। ये एज्यूम कर लो कि ड्राइवर तो 900 रुपया पर मंथ में मिल जाता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, अगर कार एम्प्लॉय की है तो और खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज ही कर रहा है एम्प्लॉय, और कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एक्चुअल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ वैल्यू लेस होगी। क्या लेस होगा? ढंग से समझना। देखो, इन जनरल तो एम्प्लॉयर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस कर रहा है वो टैक्सेबल वैल्यू परक्यूजिट हो जाएगा, लेकिन इसमें से लेस होगा। क्या? उसका कुछ लॉजिक है, अगर लॉजिक समझ लोगे तो फिर ये आसान हो जाएगा प्रोविजन आपके लिए।
देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल हो रहा है जनरल, उसमें से लेस क्या होगा वो समझ लो। उसका कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है अच्छे से समझना, यूं नहीं बात फटाफट पे निकल जाए और आपको कुछ समझ में नहीं आए, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब समझ हम ये रहे हैं, ये वाली सिचुएशन हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऊपर वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से। कार जब एम्प्लॉयर की थी, कार जब एम्प्लॉयर की थी, खर्चे एम्प्लॉयर ही कर रहा था जब, तब एम्प्लॉय को इतना टैक्सेबल हुआ था। कार एम्प्लॉयर की थी, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा था, तब एम्प्लॉय को इतना टैक्सेबल हुआ था। अब एम्प्लॉय का आर्ग्यूमेंट है कार अब मेरी है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो जो स्टैंडर्ड अमाउंट मेरे को यहां पर टैक्सेबल हुए थे जब कार एम्प्लॉयर की थी, बट अब कार मेरी है तो उतना अमाउंट मेरे को लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब कार एम्प्लॉयर की थी तो जितना टैक्सेबल हुआ था, अब तो कार मेरी है ना, तो उतना मेरे को लेस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना लेस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लेस क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। ये जो ऊपर टैक्सेबल हुआ ना, वही इधर नीचे लेस हो रहा है। ये जो ऊपर टैक्सेबल हुआ ना, वो इधर लेस हो रहा है। ठीक है, लॉजिक दोबारा से सुनो। इस केस में जो टैक्सेबल हुआ वो क्यों टैक्सेबल हुआ कि कार एम्प्लॉयर की थी। अब एम्प्लॉय का कहना है कार अब अगर मेरी है तो इतना मेरे को लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। नोट नंबर 1, मंथ का मतलब कंप्लीट कैलेंडर मंथ से है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, और पार्ट ऑफ मंथ को इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोविजन के मजे लेते हैं। यहां पर क्या बोला, 1800, 2400, 600, 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा, और मंथ का मतलब कैलेंडर मंथ, कंप्लीट कैलेंडर मंथ से है, और पार्ट ऑफ मंथ इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग केस समझना। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल 27 फरवरी 2026 से लेकर 29 मार्च 2026 तक कार फैसिलिटी प्रोवाइड की। मंथ मतलब कैलेंडर मंथ तो 2 महीने हुए, फेब और मार्च। फरवरी का कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं है, और मार्च का महीना भी कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं है, तो इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। वैसे सुनने में लगता है कि फरवरी 27 फरवरी से 26 मार्च तक एक महीना हो गया, लेकिन यहां पर मंथ का मतलब कंप्लीट कैलेंडर मंथ चेक करेंगे। मार्च का महीना भी कैलेंडर मंथ कंप्लीट नहीं है, और फरवरी का महीना भी कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं है, मार्च का मंथ भी कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं है, तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट निल होगी। ठीक है, क्योंकि मंथ का मतलब कंप्लीट कैलेंडर मंथ ही होगा। अच्छा, जहां जहां आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो तभी होगा जब कार का टोटली पर्सनल यूज होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर कार एम्प्लॉयर की है तो उस केस में जब आप कार का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे, 10% पर एनम एसएलएम मेथड से। अब वो प्रोविजन ध्यान रखना जो हम याद करके आए कि ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट, वहां पर मोटर कार 20% की रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, यहां पे 10% है। याद आया? चले, अब अगर एम्प्लॉयर कह रहा है, अगर एम्प्लॉय का आर्ग्यूमेंट है मैं तो ऑफिशियल यूज ही करता हूं, मैं तो इस कार का ऑफिशियल यूज ही करता हूं, तो इस ऑफिशियल यूज अगर एम्प्लॉय बताता है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाती है, निल हो जाती है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय ये कह रहा है कार का मैं ऑफिशियल यूज ही करता हूं इसलिए मेरे टैक्सेबल वैल्यू निल होगी, तो उसके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। हाँ, एम्प्लॉयर को लॉग बुक मेंटेन रखनी पड़ेगी कि एम्प्लॉय ने कार का कैसे यूज किया, कंप्लीट डिटेल ऑफ जर्नी, डेस्टिनेशन, वो कहां गया, कितने माइलेज, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, और क्या एक्चुअल एक्सपेंस हुआ, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देगा कि ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है होनली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल यूज के लिए ही हुआ है, तो इस केस में ऑफिशियल यूज माना जाएगा और एम्प्लॉय को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट निल हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात, अगर आपको ऑफिशियल यूज मनवाना है तो प्रेस्क्राइब रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब एक बात स्पेशल ध्यान से सुनिए, यहां ये जो लेस हुआ है इसको लेकर एक पॉइंट नंबर 5 दे रखा है कि इससे ज्यादा भी लेस कर सकते हैं क्या। हाँ, अगर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट मेंटेन रखता है एम्प्लॉयर तो ज्यादा भी लेस हो सकता है इधर। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखो, इन जनरल जैसे एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर सपोज 1 लाख है,
कार स्मॉल कार है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है तो टैक्सेबल क्या होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट 1800, ड्राइवर का 900, ये पर मंथ है इंटू 12 महीने तो इतना लेस होता है जनरल, तो इतना टैक्सेबल हो गया। लेकिन क्या मैं इस अमाउंट से भी ज्यादा लेस कर सकता हूं क्या? अभी मैंने क्या बोला, हाँ हायर रिडक्शन और लेस भी पॉसिबल है अगर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट मेंटेन रखे गए हैं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयर बोले मैंने लॉगबुक मेंटेन की है और कार का खर्चा 70% ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है, तो 1 लाख का 70% ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो उतना तो टैक्सेबल होगा नहीं, बैलेंस 30,000 ही टैक्सेबल होगा। तो यहां पर 32,400 के बजाय 70,000 का रिडक्शन मिल जाएगा, मतलब हायर रिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है अगर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट मेंटेन रखे गए हैं तो। अब एक खास बात, इन जनरल अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवरी करता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में लेस होती है, इन जनरल लेस होती है। लेकिन लेकिन जब ये 4 सिचुएशंस हो ना, ये 4 ठीक है जनरल लेस होती है, लेकिन इन 4 सिचुएशंस में रिकवरी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से करता भी है तो लेस नहीं होगी। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोर देन 1 कार प्रोवाइड करता है ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पस के लिए, तो सिर्फ एक कार ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पस मानी जाएगी। कौन सी वाली? जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करे, और उस कार का अगर ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज होता है ना तो स्टैंडर्ड अमाउंट टैक्सेबल होता है, ठीक है। और बाकी सारी कारें एक को छोड़कर पर्सनल यूज ही मानी जाएंगी। और पर्सनल यूज के केस में क्या टैक्सेबल होता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा गाड़ियां कारें यूज करने के लिए देता है तो सिर्फ एक कार ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पस की मानी जाएगी और उसका स्टैंडर्ड अमाउंट ही टैक्सेबल होगा, और बाकी सारी कारें रिमेनिंग उनका वो पर्सनल यूज वाली मानी जाएंगी और उसका तो फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स देता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करता है, ESOP स्कीम में, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में एम्प्लॉयर कंपनी एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर अपने शेयर्स अलॉटमेंट कर लेती है, तो ये एम्प्लॉय के लिए परक्यूजेट माना जाएगा। टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? अलॉटमेंट ईयर में ये परक्यूजेट एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा। और इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? जिस दिन एम्प्लॉय ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट लेस प्री डिटरमाइंड प्राइस जो एम्प्लॉयर कंपनी चार्ज कर रही है एम्प्लॉय से, वो लेस हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी इंटरेस्ट वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे। इंटरेस्ट वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट होगी, और ये इंटरेस्ट वैल्यू हम एसबीआई की लेंडिंग रेट से कंप्यूट करेंगे। और एसबीआई की लेंडिंग रेट पूरे साल भर में फ्लक्चुएट होती रही, हम कौन सी वाली लेंगे? जो उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पर थी, मतलब 1 अप्रैल 2025 के दिन जो भी इंटरेस्ट रेट थी उससे हम इंटरेस्ट वैल्यू कंप्यूट करेंगे इस लोन फैसिलिटी की। और ये इंटरेस्ट हम कंप्यूट किस पे करेंगे? हम कंप्यूट करेंगे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पर। अब ये ढंग से समझना, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस क्या होता है? हर महीने की क्लोजिंग डेट पर, हाँ ध्यान से समझना ना, हर महीने की क्लोजिंग डेट पर उस लोन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? देखो, हो सकता है ना कि एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय इस लोन का पार्ट रीपेमेंट कर रहा है, तो जितना जितना वो रीपेमेंट कर रहा है उस पे इंटरेस्ट थोड़ा ना लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हर महीने की 7 तारीख को एम्प्लॉयर को कुछ लोन का रीपेमेंट कर रहा है, पार्ट रीपेमेंट, तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में हर महीने की क्लोजिंग डेट पर देखेंगे कि अब तो कम होता गया लोन का आउटस्टैंडिंग, तो हर महीने की क्लोजिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग कितना है, सारे महीनों की लिस्ट बना दे देंगे कि हर महीने की क्लोजिंग डेट पर कितना आउटस्टैंडिंग है लोन, उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो ईच लोन इज ऑन द लास्ट डे ऑफ रिलेवेंट मंथ, हर महीने की क्लोजिंग डेट पर जो उस लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। अगर मान लीजिए एसबीआई की लेंडिंग रेट 12% है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 5% वसूल कर लिया है, तो 7% ही एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा। इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवरी कर रहा है 5%, तो वो डिडक्ट हो जाएगी। और 2 केस में ये लोन परक्यूजेट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय ने ये लोन लिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, तो ये लोन फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगी, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर लोन अमाउंट पेटी है,
एम्प्लॉय ने पूरे साल भर में अपने एम्प्लॉयर से अलग अलग लोन लिए, बट जो भी लोन लिए उनका एग्रीगेट 20,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है एग्रीगेट, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फ्री, किसको? एम्प्लॉय को, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अदर मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहा है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, तो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय को दे रहा है, टैक्सेबल नहीं। एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को दे रहा है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को दी गई है, ठीक है, और कहां दी गई है? वो स्कूल एम्प्लॉयर का ओन्ड, मेंटेन्ड और स्पॉन्सर्ड है। एम्प्लॉयर उस स्कूल को लोन देता है, लोन नहीं डोनेशन देता है, तो वो माना जाएगा कि वो स्कूल तो एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर्ड स्कूल है। एम्प्लॉयर ने स्कूल के साथ अरेंजमेंट किया कि मैं इस स्कूल को हर साल 10 लाख रुपए डोनेशन दूंगा और मेरे जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे इस स्कूल में फ्री पढ़ेंगे और स्कूल कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम यूं बोलेंगे एक तरीके से एम्प्लॉयर का स्कूल है, ओन्ड, मेंटेन्ड और स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर का स्कूल, ऐसा स्कूल है। तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, स्कूल है सेंट्रल एकेडमी। सेंट्रल एकेडमी स्कूल में ऑनर ने बोला कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे स्कूल में फ्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इस परक्यूजिट की उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? जिन एम्प्लॉयज के बच्चे एम्प्लॉय इसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं सेंट्रल एकेडमी में और उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं सेंट्रल एकेडमी में, तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन नियर बाय लोकेलिटी। नियर बाय लोकेलिटी में एक और स्कूल है, ठीक है, सेंट एंस स्कूल है नियर बाय लोकेलिटी में, वहां सेम क्लास की क्या फीस लगती है, वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट माना जाएगा। मतलब एम्प्लॉय का बच्चा तो सेंट्रल एकेडमी पढ़ रहा है, लेकिन पास के स्कूल की फीस सेम क्लास की क्या है, वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट मानी जाएगी। बट हाँ, इसमें 1,000 रुपए तक पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जम्पशन हो जाएगा। बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था, होस्टल एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था, वहां पर तो 2 बच्चों के लिए था एग्जम्पशन, यहां पर बच्चों की लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन ये स्लैब वाइज है, मतलब 1,000 रुपए तक एग्जम्पशन मिलेगा। 1,000 रुपए से एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा। और ये एग्जम्पशन सिर्फ एम्प्लॉय के बच्चों के लिए है, एम्प्लॉय के अदर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के लिए नहीं है। जैसे एम्प्लॉय के ब्रदर सिस्टर्स पर ये 1,000 रुपए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करता है तो वो डिडक्ट हो जाएगी। फिर बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया प्रोवाइड की गई है तो प्रोविजन अलग है, और अगर आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है तो प्रोविजन अलग है। तो सुनिए, अगर मेडिकल फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया हुआ है, तो अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हुआ है या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है या सीसीआईटी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में हुआ है, सीसीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हॉस्पिटल अप्रूव करता है, उस हॉस्पिटल में हुआ है, तो अगर एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में हुआ है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, डिजीज चाहे जनरल डिजीज है चाहे स्पेसिफाइड डिजीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, एम्प्लॉयर ने सारा खर्चा उठाया, ये परक्यूजेट कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर सीसीआईटी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ या उसके फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, तो स्पेसिफाइड डिजीज है तो ही एग्जम्पशन मिलेगा, जनरल डिजीज है तो जो खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया वो टैक्सेबल होगा। अब कोविड से रिलेटेड इलाज हुआ एनी हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, इलनेस रिलेटेड टू कोविड और कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट होनी चाहिए, या देखिए कोविड का इलाज या कोविड के बाद जब कोविड पॉजिटिव होना पाया गया तब से 6 महीने के अंदर और भी कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसका मेडिकल डायग्नोस की रिपोर्ट और जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ वो एम्प्लॉय उसका सर्टिफिकेशन करेगा कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को सबमिट करे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। कोविड का इलाज हुआ या कोविड के बाद कोई इलनेस हुई 6 महीने के अंदर, तो उसके इलाज का जो भी खर्चा होगा एग्जम्प्ट होगा, इलाज चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। तो ये हमने 4 सिचुएशन समझी ना, इन चारों केसेस में फुल एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ जो सीसीआईटी से अप्रूव्ड नहीं था,
या ऑर्डिनरी मेडिकल एक्सपेंडिचर हुए, एम्प्लॉय को बीपी शुगर है उसके एक्सपेंसेस, ये ऑर्डिनरी मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो वो एम्प्लॉयर ने बियर किए, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किए, तो ये तो टैक्सेबल, एम्प्लॉय को फुल्ली टैक्सेबल होंगे। फिर अगर इलाज आउटसाइड इंडिया हुआ है, फॉरेन में जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया है, तो देखो फॉरेन में जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने पर पहला खर्चा क्या होता है, ट्रेवल का होता है, ठीक है, तो ट्रेवल पहला खर्चा ट्रेवल टी। दूसरा खर्चा स्टे का होता है, वहां रहना पड़ता है, एम्प्लॉय का खुद का स्टे या एक अटेंडेंट साथ में चलता है, वन अटेंडेंट का भी खर्चा, उस पर भी एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ। अब यहाँ वन अटेंडेंट नहीं आया, वन अटेंडेंट दो जगह आया, यहाँ पर और यहाँ पर, उसका भी ट्रेवल का और स्टे का खर्चा पर एग्जम्पशन मिलेगा। बट मेडिकल ट्रीटमेंट तो एम्प्लॉय का होगा या उसके फैमिली मेंबर का होगा, तो उस पर एग्जम्पशन मिलेगा। अब सुनिए, ध्यान से सुनना, मैं इनको क्या बोलता हूं, TSM एक्सपेंडिचर, ट्रेवल स्टे मेडिकल का एक्सपेंडिचर, वो सारा खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया, ठीक है। अब सुनना, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं, जितना स्टे का खर्चा हुआ और मेडिकल का जो खर्चा हुआ वो कितना एग्जेम्प्ट होगा, जितना आरबीआई अलाउ करे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ट्रेवल का, ट्रेवल के लिए हम उस एम्प्लॉय की जीटीआई देखेंगे, बट अब ध्यान से सुनना, अलर्ट, बी अलर्ट, जीटीआई में हम ये ट्रेवल का खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है, ट्रेवल का खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे, बट स्टे और मेडिकल का इंक्लूड करेंगे, फिर जीटीआई निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रेवल स्टे और मेडिकल का जितना एग्जेम्प्ट है वो छोड़ देंगे, बाकी टैक्सेबल तो जीटीआई के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जीटीआई अगर 8 लाख रुपए तक है तो ये ट्रेवल का खर्चा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर जीटीआई 8 लाख से एक्सीडिंग है तो उस केस में ये ट्रेवल का खर्चा पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यहां जो जीटीआई लेनी है ना, उसको लेकर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। क्या जीटीआई के अंदर जो टैक्सेबल स्टे का खर्चा वो इंक्लूड करना है, मेडिकल का खर्चा जो टैक्सेबल है उतना इंक्लूड करना है, सिर्फ ट्रेवल का छोड़ना है। लैंग्वेज क्या है, जीटीआई बिफोर इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल, ट्रेवल का छोड़ के, लेकिन स्टे और मेडिकल जो टैक्सेबल है जितना वो जोड़ के, ठीक है। अब फैमिली मेंबर की क्या डेफिनेशन है, स्पाउस और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, होनली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द एसएससी। और अगर एम्प्लॉयर कई बार क्या करता है, इलाज नहीं करवाता है और एम्प्लॉय के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेता है, उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है, फिर वो मेडिकल पॉलिसी वो एम्प्लॉय के लिए भी हो सकती है, उसके फैमिली मेंबर के लिए भी हो सकती है, प्रीमियम एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय को कुछ भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट नहीं होगा। अच्छा, अगर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर वगैरह का, तो ये परक्यूजिट है ही नहीं। अब जब परक्यूजिटी नहीं है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या निकालनी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करे तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में डिडक्ट हो जाएगी। हाँ, बट ध्यान रखना, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये अलाउंस है, परक्यूजिट नहीं है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब एलटीए एलटीसी की बात करते हैं, लिव ट्रेवल असिस्टेंस, लिव ट्रेवल कंसेशन। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पूरे इंडिया में घूमने के लिए अपने फैमिली मेंबर के साथ एक कुछ अमाउंट पे करता है, ठीक है, कुछ अमाउंट पे करता है, तो वो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट है। बट हाँ, उस पर एम्प्लॉय सेक्शन 10 क्लॉज 5 में एग्जम्पशन ले सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखना, ये 10(5) का एग्जम्पशन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है, रेगुलर टैक्स रिजिम में मिलता है, ठीक है। अच्छा, रेगुलर टैक्स रिजिम में कितना मिलता है ये 10(5) का एग्जम्पशन, एलटीए एलटीसी का पैसा एम्प्लॉयर ने कितना दिया, एम्प्लॉय का वास्तव में भाड़े पर कितना खर्चा हुआ, कितना मिला, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। और एक मैक्सिमम लिमिट इस टेबल के हिसाब से निकालेंगे, 3 तरीके की कैलकुलेशन हो गई, विचएवर इज लेस हो जाएगा एग्जेप्ट, बाकी रिमेनिंग बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट कैसे निकालेंगे, हम चेक करेंगे जर्नी परफॉर्म बाय एयर है क्या, तो जो इकोनॉमिक क्लास का नेशनल कैरियर का किराया होता है उतना मैक्सिमम अमाउंट कहलाएगा और वो इस थर्ड कैलकुलेशन में आ जाएगा। अच्छा, जर्नी परफॉर्म बाय रेल है तो, या ओरिजिन और डेस्टिनेशन जहां से जहां को जाना था वो कनेक्टेड बाय रेल है, वो कनेक्टेड बाय रेल है, लेकिन एम्प्लॉय किसी अदर ट्रांसपोर्ट से जर्नी करता है, तो उस केस में रेलवे का किराया, फर्स्ट क्लास एसी टिकट का किराया मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। लेकिन अब सिचुएशन नंबर 4 समझना, ओरिजिन और डेस्टिनेशन कनेक्टेड बाय रेल नहीं है, जहां से जहां को जाना है वो रेल से कनेक्टेड नहीं है। हम चेक करेंगे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है क्या, क्या बस जाती है, तो फर्स्ट क्लास डीलक्स बस का जो भी किराया होगा वो मैक्सिमम लिमिट कहलाएगी।
लेकिन अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता, बस भी नहीं जाती, तो उस केस में नियर बाय स्टेशन का जो फर्स्ट क्लास एसी का रेल भाड़ा होगा वो मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। ठीक है, और एग्जम्पशन सिर्फ भाड़े पर है, जो लोकल कन्वेंस पर खर्चा लगा, लॉजिंग बोर्डिंग पर खर्चा लगा उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सिर्फ भाड़े पर एग्जम्पशन मिलेगा। और एग्जम्पशन एक स्पेशल बात, गवर्नमेंट का कहना है 4 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर ईयर्स का हमने ब्लॉक बना रखा है। 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में एग्जम्पशन सिर्फ 2 जर्नीज के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 4 कैलेंडर ईयर का ब्लॉक बना रखा है। ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2025, ये 4 कैलेंडर ईयर का ब्लॉक है। अभी करंट ब्लॉक ये चल रहा है 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2029। ठीक है, तो 4 कैलेंडर ईयर का ब्लॉक बना रखा है, उसमें से कोई भी 2 जर्नीज करता है एम्प्लॉई, उसके भाड़े पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। और यहां पर फैमिली मेंबर का मीनिंग क्या है, वही है जो मेडिकल फैसिलिटी में हमने पढ़ा था। देखो सारे परक्यूजेट में वर्ड यूज होता है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, जबकि मेडिकल फैसिलिटी और ये एलटीसी के केस में फैमिली मेंबर वर्ड यूज होता है। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड और फैमिली मेंबर में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर सुनना, एग्जम्पशन सिर्फ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन की जर्नी का ही मिलेगा। ठीक है, जो जिंदा है बच्चे उनकी जर्नी का ही मिलेगा, लेकिन ये 2 बच्चों का रूल 2 केस में अप्लाई नहीं होगा। ये 2 बच्चों का रूल कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होगा। अगर जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 1998 से पहले हुआ है उन पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड, वहां पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात को एग्जांपल से समझो, पहले एम्प्लॉय का बच्चा हुआ 1, फिर सेकेंड टाइम में ट्विंस हो गए तो टोटल 3 बच्चे हो गए। ठीक है, तो इस केस में तीनों बच्चों की जर्नी का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हो, फर्स्ट टाइम में उसको ट्विंस हुए थे, फिर सेकेंड टाइम में उसको एक ही बच्चा हुआ, इस केस में 3 बच्चे हुए, लेकिन यहां पर पहले बच्चे 2 हो गए थे तो 2 बच्चों का ही एग्जम्पशन मिलेगा। क्या लिखा है, मल्टीपल बर्थ अगर आफ्टर 1 चाइल्ड हुआ है तो एग्जम्पशन, ये रूल 2 बच्चों का काम नहीं आएगा, और उस केस में 3 बच्चों की जर्नी का भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स, और एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को और उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को पर्सनल जर्नी का, कि पर्सनल जर्नी आप फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट क्या होगी, ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर पब्लिक को कितने में देता है, मतलब टिकट का कितना पैसा चार्ज करता है, एम्प्लॉयर का बिजनेस यही है, पब्लिक से कितना चार्ज करता है। ठीक है, वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करता है तो वो डिडक्ट हो जाएगी। बट हाँ, रेलवे और एयरलाइन के केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रिविलेज पास देता है, प्रिविलेज टिकट देता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है। फिर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी देता है या गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी देता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। और कितना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट होगा, जितना एक्चुअल कॉस्ट लगी एम्प्लॉयर की वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में डिडक्ट हो जाएगी। अब हम समझते हैं हॉलीडे होम फैसिलिटी। हॉलीडे होम फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, हॉलीडे होम फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू होगी एक्चुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर के लगी। देखो एम्प्लॉय की नई मैरिज हुई है, एम्प्लॉयर ने बोला तुम और तुम्हारी वाइफ साथ में घूमने जाओ, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा घूमी का वो एम्प्लॉयर मैं बियर करूंगा। ठीक है, तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट क्या होगी, जो एम्प्लॉयर के एक्चुअल कॉस्ट लगी वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट मानी जाएगी। ठीक है, अब अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। अगर एम्प्लॉय तो गया ऑफिशियल टूर पर, 2 दिन के लिए उसको ऑफिस के काम से भेजा गया, अब वो 3 दिन वहां और एक्स्ट्रा रह गया, तो उन 3 एक्स्ट्रा दिनों का जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने बियर किया वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट माना जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन, एम्प्लॉय तो ऑफिशियल टूर पर है लेकिन साथ में अपनी वाइफ को भी ले गया। एम्प्लॉय तो ऑफिस के काम से गया था, साथ में अपनी वाइफ को भी ले गया, तो वाइफ का अगर कोई एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने बियर किया तो वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट हो जाएगा। और हाँ, इस टैक्सेबल वैल्यू को डिटरमाइन करने में अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी की है तो वो डिडक्ट हो जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट को डिटरमाइन करने में वो रिकवरी डिडक्ट हो जाएगी। अब हम समझते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाना प्रोवाइड करता है, फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मील रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, या नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोवाइड करता है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जितना एम्प्लॉयर को एक्चुअल कॉस्ट लगी। लेकिन
इस केस में 50 रुपए तक का खाना एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए पर मील तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ये 50 रुपए का एग्जम्पशन सिर्फ एम्प्लॉय अगर खाना खाए तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड खाना खाए तो 50 रुपए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, अगर एम्प्लॉय खाना खाए तो 50 रुपए तक का खाना एग्जेम्प्ट होगा, एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये 50 रुपए का एग्जम्पशन दो सिचुएशंस में मिलता है। अगर खाना प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट ऑफिस प्रीमाइसेस, 1 पॉइंट, या ये फ्री मील प्रोवाइड किया गया पेड वाउचर्स के थ्रू, तो 50 रुपए तक का खाना एग्जेम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल है। बट ये ध्यान रखना, ये 50 रुपए तक का खाना जो एग्जेम्प्ट है, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एग्जम्पशन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करे तो डिडक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर ऑफिस आवर्स के दौरान एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टी और स्नैक्स प्रोवाइड करता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस और रिफ्रेशमेंट अलाउंस, ये अलाउंस है परक्यूजिट नहीं, इसलिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट वाउचर और टोकन देता है, चाहे सेरिमोनियल ओकेजन पर या ऐसे ही, तो उस केस में 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल है। बट ये 5,000 का एग्जम्पशन, 5,000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये 5,000 का एग्जम्पशन गिफ्ट इन काइंड पर ही है, गिफ्ट वाउचर पर ही है, मॉनेटरी गिफ्ट पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय की मैरिज हुई, एम्प्लॉयर ने उसको 13,000 रुपए की रिस्ट वॉच दी, 13,000 रुपए से 5,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। और 500 का एनवलप में डाल के दिए, वो मॉनेटरी गिफ्ट है, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो पूरा टैक्सेबल होगा। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या उसके लिए कोई एन्युटी प्लान परचेस करता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में लेस हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। लेकिन अगर एम्प्लॉय क्लेम करे ये खर्चा तो मैंने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। अगर एम्प्लॉयर कंप्लीट डिटेल मेंटेन रखे और इस बात का सर्टिफिकेट दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कि खर्चा या सोनली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में डिडक्ट हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जितना एम्प्लॉयर की एक्चुअल कॉस्ट है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय का कहना है कि मैंने तो ऑफिशियल पर्पस के लिए क्लब फैसिलिटी ज्वाइन की है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। वही कंडीशन जो हमने पढ़ी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में कि एम्प्लॉयर कंप्लीट डिटेल मेंटेन रखे और वो एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट दे कि हाँ खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी करता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करने में डिडक्ट हो जाएगी। और हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब अगर सारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है फैसिलिटी, हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स क्लब की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की है, तो टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम समझते हैं डिडक्शंस। ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन लेस होते हैं सेक्शन 16 में। पहला है सेक्शन 16 क्लॉज 1A, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस, अगर रेगुलर टैक्स रेजिम है तो। और अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो ग्रॉस सैलरी और 75,000 विच एवर इज लेस। इसका मतलब रेगुलर टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन है मैक्सिमम 50,000 और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 75,000। और सेक्शन 16 क्लॉज 2 डिडक्शन फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस। ध्यान रखिए, पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रॉस सैलरी में पूरा इंक्लूड होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला ग्रॉस सैलरी में एक बार इंक्लूड करना है। लेकिन ग्रॉस सैलरी आने के बाद डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16 क्लॉज 2 में, बट ध्यान रहे ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, कितना मिलता है, जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला एक्चुअल रिसिप्ट, और मैक्सिमम 5,000 और रेलेवेंट सैलरी का 20%। ध्यान रहे यहां पर रेलेवेंट सैलरी ओनली बेसिक सैलरी है। इन तीन कैलकुलेशन का विच एवर इज लेस जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम नहीं, डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16 क्लॉज 2 में, उतना डिडक्शन मिल जाएगा। बट एक स्पेशल बात ध्यान रखना, ये सेक्शन 16 क्लॉज 2 का डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, ठीक है, ये नहीं मिलता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, ये डिडक्शन नहीं मिलता है। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या हुए वो इररिलेवेंट है। एंटरटेनमेंट पर एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए ये इररिलेवेंट है। डिडक्शन तो इन तीन अमाउंट्स का विच एवर इज लेस ही मिलेगा। फिर अगर एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट कर रहा है
ठीक है, तो उसको सेक्शन 16 क्लॉज 3 में डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। उसने ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जितना म्युनिसिपल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डिडक्शन भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। इसका मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलता है। तो अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है एक्चुअली जो भी उसने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्चुअल पेमेंट किया है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा इस सेक्शन में। अब एक स्पेशल बात सुनिए, कई केसेस में क्या होता है, एम्प्लॉयर पे कर देता है प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो इसे परक्यूजिट मानते हुए एक बार ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। बट हाँ, गवर्नमेंट को तो पे हो गया ना, गवर्नमेंट को तो पे हो गया ना, इसलिए डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय ने पे किया तो सीधे ही बस ग्रॉस सैलरी में लेस करना है। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो एक बार ग्रॉस सैलरी में लिखेंगे, फिर नीचे डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट समझते हैं पे स्केल का। एक एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसमें उसका पे स्केल ऐसे लिखा गया 15,000 डैश 2,500 डैश 20,000 डैश 5,000 डैश 40,000। ठीक है, इस तरीके से उसको अपॉइंटमेंट लेटर में इस तरीके से उसका पे स्केल लिखा गया। और उसकी ज्वाइनिंग सपोज थी 1 जून 2023 को। ठीक है, तो 1 जून 2023 से 1 साल तक हर महीने उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 15,000 पर मंथ। ठीक है, फिर 1 साल बाद 2,500 बढ़ जाएगा, तो अगले साल क्या होगी, 17,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद 20,000 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके अगले साल क्या हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। तो आपके 1 जून 2025 से लेकर 31 मई 2026 तक, 1 जून 2025 से लेकर 31 मई 2026 तक 20,000 होगी। मतलब इस टाइम पर वो 20,000 वाले में फॉल कर रहा है। तो शुरू के 2 महीने कौन से, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मई 2025। ठीक है, अप्रैल और मई 2 महीने, तो उसकी 17,500 पर मंथ थी, तो 17,500 इंटू 2 मंथ्स। और फिर बाकी के महीने मतलब 1 जून 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक उसकी 20,000 रही, तो इन 10 महीनों का 20,000 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर 25-26 में उसकी सैलरी है 2,35,000। ठीक है, तो पे स्केल समझ आ गया होगा। अब आगे की बात और करते हैं। 20,000 1 साल पूरा चलेगा पर मंथ, फिर उसके अगले साल 5,000 पर मंथ का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो उसके अगले साल सैलरी पर मंथ कितनी हो जाएगी, 25,000। ठीक है, फिर उसके अगले साल हो जाएगी, उसके अगले साल 5,000 और बढ़ेगा, मतलब 30,000 हो जाएगी। फिर उसके अगले साल पर मंथ 35,000 हो जाएगी, उसके अगले साल 40,000 हो जाएगी। ठीक है, मतलब हर साल इंक्रीमेंट होगा उसका 5,000। ठीक है, इस तरीके से कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं, तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाती है कि इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसकी सैलरी क्या है। अब एक स्पेशल बात, एक इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं। हमने जो परक्यूजिट पढ़े, कौन कौन से, कार फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, लिव ट्रेवल कंसेशन, इनको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं CDE GML परक्यूजिट। ये एम्प्लॉय को सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं, इन जनरल टैक्सेबल होते हैं अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने अरेंज की या बिल एम्प्लॉयर के नाम का था, एंड एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, बिल एम्प्लॉयर के नाम का है, फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने अरेंज की है, एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो टैक्सेबल होगा। अब सवाल ये है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का क्या मतलब है सर? जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ये ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास एम्प्लॉयर कंपनी का कम से कम 20% वोटिंग पावर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। और ऐसा एम्प्लॉय जिसकी रेलेवेंट सैलरी 4 लाख को एक्सीड करती है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। तो अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो उसको ये सारे परक्यूजिट टैक्सेबल होंगे। अब रेलेवेंट सैलरी कैसे निकाले? रेलेवेंट सैलरी में वो सब आएगा जो सैलरी हेड में आता है, एक्सक्लूडिंग 3 चीजें नहीं ली जाएंगी। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट नहीं लिया जाएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ नहीं लिया जाएगा। ये 3 चीजें नहीं ली जाएंगी। बाकी जो भी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है वो सब आएगी रेलेवेंट सैलरी में। मतलब सेक्शन 16 के भी डिडक्शन लेस होंगे, क्योंकि बोला ना कि जो टैक्सेबल है सैलरी हेड में, तो सेक्शन 16 के डिडक्शन लेस होंगे। और रेलेवेंट सैलरी अगर 2 एम्प्लॉयर से मिल रही है तो सारे एम्प्लॉयर से जो रेलेवेंट सैलरी मिल रही है वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने डिस्कस किया कुछ परक्यूजिट
अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल है, ठीक है। और अब एक अलग बात समझना, अगर फैसिलिटी एम्प्लॉय ने अरेंज की या बिल एम्प्लॉय के नाम के थे, ये ऊपर वाले परक्यूजेट, कौन से वाले, सीडीई जीएमएल वाले परक्यूजेट, अगर ये इसकी फैसिलिटी ये परक्यूजेट एम्प्लॉय ने अरेंज किए और बिल एम्प्लॉय के नाम का है लेकिन पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो हम चेक ही नहीं करेंगे, हम चेक ही नहीं करेंगे कि एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। ये परक्यूजेट फिर एम्प्लॉय चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है चाहे नहीं है उसको टैक्सेबल होगा, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हुआ आपका सैलरी हेड का रिवीजन, और मैंने बताया कि प्रोविजन इन इस चैप्टर की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही।